फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक लिली नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही थी और उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अभी हम देखते हैं वहाँ पर लॉबी मैनेजर आ जाती है जिसका नाम लिंग शुए है। वो एक एनवलप दिखाती है और कहती है हमें पता चला एक वेट्रेस कुछ को सेल कर रही थी, हमारे होटल की रेपुटेशन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। बताओ कौन थी वो? लिली सोच रही थी, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। वो डॉक्टर की बात याद करती है कि तुम बस 18 की और तुम प्रेग्नेंट हो, और हॉस्पिटल में भी लोग उसको देखकर बातें बना रहे थे। हम देखते हैं यहाँ पर और लोग लिली के ऊपर ब्लेम लगाने लग जाते हैं और उसकी ही एक को वर्कर उसको थप्पड़ भी लगा देती है और बहुत ज्यादा नीचा दिखा रही थी। मैनेजर उसको नोटिस करती है और कहती है कहीं तुम बास्टर्ड के चाइल्ड के साथ में प्रेग्नेंट तो नहीं हो। उसकी को वर्कर भी लिली के ऊपर ब्लेम लगाने लग जाती है। लिली फिर एक महीने पहले का सीन याद करती है। हम चिन ग्रुप के सीईओ चिन शाओ को देखते हैं जो कि एक चेयर से बंधा हुआ था। उसका असिस्टेंट उसको सॉरी बोलता है कि उसे ड्रग दे दिया और कहता है आप किसी भी वुमेन को अपने पास ही नहीं आने देते हो। ओल्ड लेडी बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और वो भड़क रहा था। हम देखते हैं जब वो उसके रूम से निकलता है तो फिर वो 6 का 9 हो गया था क्योंकि 6 पलट गया था। इधर हम लिली को देखते हैं जो कि किचन में थी और उसको मैनेजर रूम सर्विस के लिए भेज रही थी। लिली भी ओके बोल देती है और उसके दिमाग में चल रहा था एक बार वो अपनी जॉब अच्छे से कर ले फिर वो अपने पेरेंट्स को अच्छे से बरियल दे पाएगी। हम देखते हैं जब वो ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है तो फिर वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां थी। वो सब माहौल देखकर पूछ रही थी ये सब क्या हो रहा है। तो फिर वो लड़कियां कहती है कि हम भी तुम्हारी तरह रूम सर्विस ही दे रहे हैं लेकिन अलग तरीके से। तभी हम देखते हैं शाओ का असिस्टेंट आ जाता है और उन लड़कियों से कहता है कि जो कोई भी आज यंग मास्टर को खुश करेगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। सभी लड़कियां खुश होती है और रूम में चली जाती है और फिर वो शाओ को सीड्यूस करने लग जाती है लेकिन शाओ को वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और वो उनको डांट के भगा देता है। असिस्टेंट तो शॉक में था ये सब क्या हो गया। फिर उसकी नजर लिली पे जाती है और वो उसको भी अंदर भेज देता है। लिली शाओ से पूछती है क्या तुम्हें रूम सर्विस चाहिए। शाओ को देखते हैं जो कि चेन से बंधा हुआ था और अपने आप को फ्री कर लेता है। फिर उसने लिली को अपने पास कर लिया था और वो उसको किस कर रहा था। लिली उसे खुद से दूर करती है और एक थप्पड़ लगाती है और कहती है जैसे तुम समझ रहे हो ना मैं वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर वो उस पर कहता है कि तुम मेरे ऊपर हिट क्यों कर रही थी। तो फिर वो कहती है कि मैं बस यहाँ पे हाउस कीपिंग के लिए आई थी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। वो जाने लग जाती है लेकिन वो उसको पकड़ लेता है। उसके ऊपर फोर्स करने ही वाला था कि लेकिन तभी उसका नेम टैग देख लेता है। फिर वो उससे कहता है तुम चली जाओ और हम देखता है वो भी तुरंत ही भागकर चली जाती है। हम देखते हैं जब लिली बाहर आती है तो फिर उसको उसकी आंटी कॉल कर रही थी। वो कह रही थी हमने तुम्हें मिस्टर वैंग को सेल कर दिया है, अब जल्दी से तुम यहाँ पे वापस आ जाओ। फिर उसके अंकल फोन ले लेता है और लिली कहती है कि अभी मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई है, उनकी बॉडी तक ठंडी है, मैं आखिरकार आप लोगों को इतना ज्यादा रीपे करूँ। अंकल कहता है कि देखो बकवास करनी बंद करो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के मुर्दे को कोई भी बरियल वगैरह नहीं देने वाला हूँ, तुम्हें ही सेल कर दूंगा बस। और ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। लिली को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि अगर वो अपने पेरेंट्स को बरियल भी ना दे पाई तो फिर तो उसे खुद पे शर्म आनी चाहिए। और फिर उसको यहाँ पर शाओ का रूम नजर आता है और उसकी बात सोच रही थी कि वो उसे पैसे देने के लिए तैयार है। यही सोचते हुए वो उसके रूम में चली जाती है। वो उसे पीछे से पकड़ लेती है और शाओ से कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। वो उससे कहती है जो तुमने कहा था क्या तुम उसके अभी भी साथ में हो। वो उससे यहाँ पर 5 फिंगर्स दिखाती है और कहती है उसे इतने पैसे चाहिए। यहाँ पर उसको 5 लाख चाहिए थे लेकिन वो उसके 50 मिलियन समझ लेता है। उससे पूछता है इतने पैसे देना तो वर्थ इट होगा और यहाँ पर वो उसको किस करती है। वो उससे अपने बटन बेल्ट ओपन करवाता है और फिर अपनी बेल्ट से उसके हाथ टाई कर देता है और फिर वो उसके क्लोज आ गया था। प्रेजेंट में लिली यही सब कुछ याद कर रही थी और मैनेजर उसको बुली कर रही होती है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। यहाँ पर उसकी को वर्कर और मैनेजर बहुत ज्यादा उसको परेशान कर रहे थे। ये हम देखते हैं होटल की मैनेजर आती है और बताती है मिस्टर चेन आ रहा है, तुम लोग ये सारा लड़ाई झगड़ा खत्म करो और उनको स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। बात करने लग जाता है कि वो तो बीजिंग के सबसे ज्यादा रिचेस्ट आदमी है लेकिन वो मिसोजिनिस्ट भी है, उन्हें वुमेन्स बिल्कुल नहीं पसंद। एक बार एक लड़की ने उसे सिड्यूस करने की कोशिश करी थी और उन्होंने उसे अफ्रीका भेज दिया। मैनेजर कहती है कि लेकिन मैं इतनी ज्यादा स्मार्ट हूँ, पक्का मेरे से सिड्यूस हो ही जाएगा। फिर होटल मैनेजर उनसे कहती है कि चलो अब तुम लोग सब तैयार हो जाओ उनके स्वागत में। फ्लोर मैनेजर जाते हुए भी लिली को नीचा दिखा रही थी और लिली यहाँ पर खुद के बेबी से बोल रही थी कि एक बार मेरी सैलरी आ जाए फिर हम लोग यहाँ से चलेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं बहुत सारी कार्स आती है और एक कार में से चिनशाओ भी निकलता है। उसका असिस्टेंट उससे पूछ रहा था आपने उस वेट्रेस के साथ में नाइट स्पेंड करी थी कहीं इसी वजह से तो आप इस होटल को एक्वायर नहीं करे। तो वो कहता है कि वो इस चीज की वर्दी नहीं है, मुझे यहाँ पर बिजनेस में प्रॉफिट नजर आया इस वजह से मैं इसको एक्वायर कर रहा हूँ। तो पूरी की पूरी गोल्ड डिगर है और ये बोलकर वो आगे बढ़ गया था। शाओ उससे पूछता है तुमने उसे पैसे दे दिए। तो फिर वो कहता है कि मुझे उस लड़की का नाम ही नहीं पता था, मैंने जहाँ उस दिन जितनी भी लड़कियां थी सबको पैसे दे दिए थे। फिर हम देखते हैं कि शाओ रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाता है, पूरा स्टाफ उसको बो करता है और उसकी नजर आकर टिक जाती है लिली के ऊपर। लिली उसको देखती है और सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। शाओ लिली को देखता है, यहाँ पर उसे रात का ज्यादा कुछ याद नहीं था और वो सोच रहा था इतनी ज्यादा जानी पहचानी कैसी लग रही है। ये हम देखते हैं अदर स्टाफ मेंबर्स और मैनेजर उसको सिड्यूस करने की कोशिश करने लग जाते हैं और लिली सोच रही थी ये पक्का अब मुझे भूल गया होगा। कि हम देखते हैं तभी एक मॉम अपनी डॉटर को लेकर आती है जो कि एक कैंडी चोक करके बेहोश हो गई थी। तभी की सभी वेट्रेस एक दूसरे का मुंह ताड़ने लग जाती है कि इसकी मदद कौन करेगा। तभी लिली आगे बढ़ती है और कहती है ये मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है और फिर वो उस लड़की को यहाँ पर
कैंडी उगलवा देती है और फाइनली उसकी मॉम को रिलीफ मिलता है अपनी बेटी को होश में देखकर। लिली उस वुमन से कहती है कि फ्यूचर में आप अपनी बेटी का और ज्यादा अच्छे से ख्याल रखना हो। वो वुमन भी इसके लिए एग्री करती है। यहाँ पर लिली की भी तबीयत खराब थी, वो अपनी पोजीशन पे जाने वाली थी, वो बेहोश हो जाती है। उसने अपना होश खो दिया था और शाह उसको संभाल लेता है और यहाँ पर उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। असिस्टेंट भी एकदम यहाँ पर अमेज हो गया था कि फाइनली उसका बॉस लड़कियों में इंटरेस्ट शो कर रहा है। फिर शाह उससे पूछता है क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। लिली सोच रही थी इसे मुझे पहचान तो नहीं लिया, अगर इसे मैंने पहचान लिया ना तो फिर ये तो वुमेन्स को पसंद नहीं करता, पक्का मुझे जॉब से निकलवा देगा। वो आगे कुछ बोल पाती है लेकिन मैनेजर उसको साइड लाइन कर देती है ताकि वो शाह की सारी अटेंशन को ग्रैब कर पाए। लेकिन शाह उस मैनेजर के ऊपर भड़कने लग जाता है और कहता है कि वो चाइल्ड इतनी ज्यादा सफर कर रही थी और तुम बस एक दूसरे का मुंह ताड़ रहे थे। एक इसको देखो, उसने उसको तुरंत ही फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाया और फिर वो यहाँ पर सबको डांट लगाता है कि इस तरीके से अगर रहोगे तो फिर मैं तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगा। और ये बोलकर वो अपनी सारी की सारी टीम के साथ में चला गया था और जाने से पहले वो लिली को कहता है कि अब तुम्हें तुम्हारे काम के लिए बोनस भी मिलेगा। होटल मैनेजर लिली से कह दिया चलो जल्दी से इनको थैंक यू बोलो। और लिली सोच रही थी शायद मैं अपने बेबी को रख सकती हूँ और शाह सोच रहा था कि वो वुमेन तो बहुत ज्यादा बेकार थी, वो हो ही नहीं सकती। और यही सोचते हुए वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद होटल मैनेजर फ्लोर मैनेजर की बहुत ज्यादा डांट लगाती है। लिली आगे चली गई थी और वो फ्लोर मैनेजर उससे बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी। अगले सीन में हम लिली को देखते हैं जो कि वॉशरूम में अपने हैंड वॉश कर रही थी और वो सोच रही थी कि अच्छा हुआ कि उसने उसे नहीं पहचाना। ये हम देखते हैं फ्लोर मैनेजर अपनी कुछ चमचियों को लेकर आती है और वो लिली को बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। इतनी ज्यादा बुलिंग के बाद लिली यहाँ पे वॉश बेसिन में प्यूक कर देती है। फ्लोर मैनेजर कहती है कि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और हम तुम्हें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाएंगे। और फिर वो जबरदस्ती उसको अपने साथ ले गए थे। लिली उसको बहुत ज्यादा मना कर दिया तब भी। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं जिसके पास में उसका असिस्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया था। फिर शाओ को लिली का ख्याल आता है और वो अपने असिस्टेंट से उसकी इन्फॉर्मेशन मांगता है। तो फिर असिस्टेंट यहाँ पर लिली की इन्फॉर्मेशन भी उसको प्रोवाइड करवा देता है और बताता है कि ये जॉब्स वो सिर्फ और सिर्फ अपने डेबिट्स को पे करने के लिए कर रही है। बेचारी, बड़ा तरस आता है ऐसे लोगों पे। शाओ यहाँ पर लिली की पिक्चर देखने के बाद फिर से उस रात को याद करने लग गया था जहाँ पर उसने उससे कहा था कि अपने पेरेंट्स के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और वो सोच में पड़ गया था कहीं लिली उस रात वाली लड़की है तो नहीं। असिस्टेंट यहाँ पर कहता है कि आपको इस वेट्रेस में क्या पसंद आ गया और शाओ कहता है उसे देखने के लिए जाना पड़ेगा। फिर वो अपने असिस्टेंट के साथ निकल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उसको एक वेट्रेस मिलती है और वो उससे लिली के बारे में पूछती है। तो वो वेट्रेस उसको बताती है कि असल में और ज्यादा वर्कर्स को उसके ऊपर शक हुआ कि उसे एसटीडी है तो फिर उसे चेकअप के लिए ले गया है। इस पर शाओ से कहता है कि कुछ भी बकवास करे जा रहे हो, इतनी इनोसेंट लगती है। और नेक्स्ट हम देखते हैं वो बुली वर्कर्स लिली को इन्फर्मरी लेकर पहुंच गए थे और वो डॉक्टर से कहते हैं कि इसको चेक करो, इसे एसटीडी तो नहीं है। डॉक्टर भी यहाँ पर लिली के कैरेक्टर को ही क्वेश्चन करा था और यहाँ पर गार्ड्स उसको पीछे बेड पर ले जाते हैं। डॉक्टर भी अपने ग्लव्स पुट ऑन कर लेता है चेकअप के लिए। लिली यहाँ पर फ्लोर मैनेजर को एक थप्पड़ भी लगा देती है जो कि वो डिजर्विंग थी। साइड बाय साइड हम शाह को भी देखते हैं जो कि लिली के पास ही आ रहा था। जैसे वो इन्फर्मरी का डोर ओपन करने वाला था डॉक्टर ही वो डोर ओपन कर देता है और वो उससे पूछता है कि आप अनवेल फील कर रहे हो, लेकिन वो उसको कोई जवाब नहीं देता और अंदर चला जाता है। असिस्टेंट कह रहा था शायद लिली यहाँ पर नहीं है। दूसरी तरफ फ्लोर मैनेजर ने लिली का मुंह बंद कर दिया था ताकि वो कुछ भी बोल ना पाए। डॉक्टर भी झूठ बोल देता है कि उसका एग्जामिनेशन मैंने कर दिया और वो चली गई। शाह भी जाने वाला था लेकिन हम देखते हैं लिली फ्लोर मैनेजर का हाथ हटा देती है और एक बार चिल्ला रही थी। शाह को शक होता है और फिर वो अंदर देखने के लिए जा रहा था। डॉक्टर उसको रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन वो उसके ऊपर भड़क जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो एकदम से कर्टन हटा देता है और सामने थी लिली जिसको बहुत सारे लोगों ने कैप्चर कर रखा था। यहाँ पर वो जितने भी लोगों ने उसको कैप्चर कर रखा था सबको उसके पास से हटवा देता है। स्टाफ मैनेजर सफाइयां देने लग जाती है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इसको लेसन सिखा रही थी। पर वो उससे कहता है तुम खुद को समझती क्या हो, तुम हो क्या। उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है मैं आपको पसंद करती हूँ, आप मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन वो कहता है अच्छा तुम मुझे पसंद करती हो। अपने गार्ड से उसको पकड़वा देता है और कहता है इसको पागल खाना भेज दो। गार्ड्स भी उसको अपने साथ पकड़ कर ले गए थे। बाकी स्टाफ मेंबर से वो कहता है तुम लोग मेरी शक्ल ताड़ोगे, अपनी नौकरी पे आ रही है ना तो निकलो यहाँ से। वो भी दुम दबा के वहाँ से भाग जाता है। पीछे से हम लिली को देखते हैं, इसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। शाह उसको उठाने के लिए बोलता है लेकिन वो कहती है इट्स ओके, अगर आप मुझे ऐसे उठाओगे तो फिर लोग देखेंगे, बातें बनाएंगे, मैं खुद से चली जाऊंगी। वो कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ तुम्हारे चेकअप के लिए। पर वो सोचती है अगर मुझे हॉस्पिटल ले गया तो फिर से चाइल्ड के बारे में पता चल जाएगा। तो वो कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो उसको इंसिस्ट करता है लेकिन वो उसको रिफ्यूज कर देती है और उसका कोट भी उसको हैंड ओवर कर रही थी। यहाँ वो उसका हाथ देखता है और उसको वही रात का सीन याद आता है। फिर वो उसको पकड़ लेता है और कहता है तुम ही थी ना उस रात, हो कौन तुम। लिली को याद आता है उस वर्कर की बात जिसने बताया था कि मिस्टर चिन तो एक मिसोजिनिस्ट है। वो सोचती है कि अगर ये मैंने एडमिट कर दिया तो फिर ये पक्का मेरे ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि मैंने इन्हें सेड्यूस करा था। और फिर वो उससे कहती है कि आप कैसी बात कर रहे हो, लेकिन वो उसको वॉल के अगेंस्ट कर लेता है और कहता है अगर तुम
मुझे नहीं बताओगी तो फिर मैं खुद से पता कर लूंगा, और ये बोलकर वो उसको किस कर देता है। असिस्टेंट भी ये सब कुछ देख रहा था। लिली उसे खुद से दूर करती है और एक थप्पड़ लगा देती है। कहती है तुम जैसे लोग खुद को समझते क्या हो, जाने दो मुझे। शाओ को लगता है ये तो पक्का वही लड़की है, लेकिन लिली रोने लग जाती है और कहती है कि ऑल्दो मैं बस एक वेट्रेस हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ रेपुटेशन है, मुझे थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट शो करो। फिर वो कहती है कि मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैं पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ, तुम जैसे लोग मुझे हमेशा ह्यूमिलिएट करते रहते हैं। यहाँ पर शाओ को रियलाइज होता है कि उस कैरेक्टर की लड़की नहीं है। फिर वो उसको अपना कार्ड देता है और कहता है कि इसको कंपेंसेशन के तौर पे कंसीडर कर लेना। वो उसको मना करती है एक्सेप्ट करने के लिए। फिर उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है और वो उससे पूछता है तुम प्रेग्नेंट हो। वो सोचती है अगर इसे पता चल गया तो फिर ये क्या करेगा, और वो उससे पूछता है कि आपको चाइल्ड अच्छे लगते हैं। वो उससे बोलता है बच्चे बहुत शोर मचाते हैं, और वो सोच रहा था अगर तुम्हारा चाइल्ड हुआ तो मुझे पसंद आएगा। उसकी ये बात सुनकर वो उसको नहीं बताती और कहती है कि नहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, बस उसका पेट खराब है। तो फिर वो उसको अपना कार्ड देता है और कहता है तबीयत खराब है ना, लो अपना चेकअप करा लेना। और ये बोलकर वो वहाँ से वॉकआउट कर जाता है। ये उसके पीछे भी जाते हैं, लेकिन तब तक शाओ जा चुका था। असिस्टेंट उसको रोकता है और कहता है मिस वैन आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। पीछे से लिली सोचती है शायद उसको ये पैसे इस्तेमाल कर लेने चाहिए अपने अबॉर्शन के लिए। नेक्स्ट सीन हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर शाओ के असिस्टेंट के साथ में उसकी मॉम थी। यहाँ पर वो शाओ के बारे में बात कर रही थी कि उसे पता नहीं कब कोई लड़की पसंद आएगी, और वो असिस्टेंट के ऊपर बहुत ज्यादा भड़की हुई भी थी कि अगर ऐसे ही रहा ना तो फिर हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। और वो बड़ी ज्यादा इमोशनल भी हो रही थी इस वजह से। तभी उनकी नजर लिली पे जाती है जो कि पलट के जा रही थी। वो असिस्टेंट को वो लड़की दिखाती है और कहती है तो वही लड़की है जो कि उस दिन थी। और फिर हमें फिर से 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। हम पता चलता है कि शाओ की मॉम पूरे टाइम रूम के बाहर ही थी और वो गॉड से प्रे कर रही थी कि फाइनली उसे ये लड़की पसंद आ जाए। लिली हम देखते हैं जैसी वो रूम के बाहर आई थी वो रुके बिना वहाँ से भाग के चली गई थी। शाओ की मॉम उसको रोकती भी रह गई थी, लेकिन लिली रुकती नहीं और भाग के चली जाती है। क्योंकि मॉम को पता चलता है कि लिली तो गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट से निकली है और वो तुरंत ही दौड़ी दौड़ी डॉक्टर के पास जाती है। वो लिली की इन्फॉर्मेशन डॉक्टर से मांग रही थी, डॉक्टर कुछ नहीं कहता। तो फिर शाओ का असिस्टेंट बताता है कि मिसेस चिन है, तो फिर इनके साथ काफी ज्यादा समझदारी के साथ डील करना। तो फिर डॉक्टर भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिली के बारे में मिसेस चिन को दे देता है। और जैसे ही उन्हें पता चलता है लिली प्रेग्नेंट है, वो तो खुशी से नाचने लग जाती है। बहुत ज्यादा खुश हो गई थी कि फाइनली उनके घर में ग्रैंड चाइल्ड आने वाला है। डॉक्टर बताता है लेकिन खुशी ज्यादा टाइम की नहीं है, क्योंकि वो कल अपना अबॉर्शन करा लेगी। ये सुनकर तो उनको बड़ा ज्यादा दुख होता है और वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। असिस्टेंट को ऑर्डर दे दिया जल्दी से जल्दी उस लड़की को ढूंढ के निकालो। उसी तरह हम लिली को देखते हैं जो कि अपनी रिपोर्ट लेकर जा रही थी और वो कह रही थी बेबी मुझे माफ करना, लेकिन मैं अभी तुम्हारा लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, तो फिर मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं एक वैन आती है और उसमें से उसके अंकल आंटी और उनका बेटा और 2 गुंडे पकड़ कर उसको ले जाते हैं। वो रेजिस्ट भी करते हैं लेकिन वो नहीं रुकते और उसके हाथ की रिपोर्ट भी उसके हाथ से छूट के चली गई थी। उसी तरह हम शाओ को देखते हैं जिसके पास उसकी मॉम आती है और बताती है कि तुम डैड बनने वाले हो। वो जो लड़की थी ना उस रात वो प्रेग्नेंट है, तो फिर उसको रिपोर्ट भी दिखाती है। वो कहता है कि वो लड़की इस तरीके की है, हो सकता है कि वो किसी और के चाइल्ड के साथ में प्रेग्नेंट हो। ऐसे लोगों के ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता मॉम। लेकिन वो कहती है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखो ये बिल्कुल तुम्हारी जैसे दिखता है। तो फिर वो कहता है मॉम ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैक शेडो है, ये मेरे जैसी दिखती है, मैं इतना काला नजर आता हूँ आपको। लेकिन फिर वो यहाँ पे रिपोर्ट देखता है और वो सोचता है कहीं ये वही तो नहीं। तभी हम देखते हैं उसके पास में उसका असिस्टेंट आ जाता है और बताता है उस रात जो आपके रूम में थी ना वो और कोई नहीं बल्कि मिस वैन थी। हमें सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब कुछ पता चल गया है। यहाँ पर वो सोचता है कि वो 50 मिलियन मांग रही थी, तो वो बताता है कि वो सिर्फ 5 लाख मांग रही थी ताकि अपने पेरेंट्स को प्रॉपर बरियल दे पाए। शॉ को रियलाइज होता है वो कोई गोल्ड डिगर नहीं थी। और यहाँ पर शॉ की मॉम कहती है कि तुम इतनी अच्छी लड़की को गलत समझ रहे थे, अब देखो वो उस चाइल्ड को मारने वाली है। चारी की लाइफ कितनी ज्यादा पिटीफुल थी। इस पर शॉ कहता है जल्दी से पता करो ये वो कहाँ पे है। दूसरी तरफ हम लिली को देखते हैं जिसको उसके अंकल आंटी और उनका बेटा एक खंडार वाली जगह पे ले आए थे। वो अपने होश में आती है तो फिर वो घुड़सट बुढ़ा मिस्टर वैंग भी वहीं पर था। लिली कहती है मुझे कैसी जगह पर लेकर आ गए हो, छोड़ो मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन हम देखते हैं लिली की आंटी मिस्टर वैंग से कह रही थी आपने हमें पैसे दे दिए, हमने आपको आपकी बंदी ला के दे दी, चलो बहुत बढ़िया हो गया, अब तो ये वर्जिन है, आप इसके साथ काफी ज्यादा एंजॉय करोगे। उसकी तरफ गलत नजरों से आगे बढ़ने लग जाता है। लिली उसको रोकने के लिए कहती है रुक जाओ मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर हम देखते हैं लिली के अंकल आंटी और उसका कजन उसको बातें सुनाने लग जाता है, लेकिन मिस्टर वैंग कहता है इसको बातें मत सुनाओ, प्रेग्नेंट वुमेन तो सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरी। जी भाई कितने गंदे गंदे लोग होते हैं इस दुनिया में। यूं साइड बाय साइड हम शाह को भी देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ में लिली को रेस्क्यू करने के लिए बढ़ रहा था। मिस्टर वैंग लिली के साथ कुछ भी गलत करता है, लेकिन हम देखते हैं तब तक वहाँ पर शाह अपने पूरी की पूरी टीम के साथ में आ जाता है और वो लिली को रेस्क्यू करता है, उन लोगों की पिटाई भी करवाता है और कहता है कोई भी मेरी वुमेन और उसके चाइल्ड को टच नहीं कर सकता। सारे के सारे गार्ड लिली के अंकल आंटी की फैमिली को पकड़ लेते हैं। ये लोग बात करने लग जाते हैं कौन इसको बचाने के लिए आ गया। तो फिर उसे पता चलता है कि ये मिस्टर चिन है और ये बात जानकर तो वो सबके सब एकदम शॉक्ड हो गए थे। शाह लिली को संभालता है और देखता है वो ठीक तो है ना, और उससे पूछता है इन लोगों ने तुम्हें हिट करा। वो कहते हैं तुम मुझे बचाने के लिए आ गए और वो उसको हक
कर लेता है। यहाँ पर आंटी सबके लिए ऑब्जेक्शन उठाती है और कहती है ये हमारी फैमिली का मामला है, तुम इस सबके बीच में नहीं पड़ सकते हो। इस पर वो कहता है कि तुम सब लोग आउटसाइडर हो और ये मेरी वुमेन है, उसकी बैली में जो है ना वो मेरा चाइल्ड है, अगर तुम लोगों ने इसको दोबारा से कभी भी टच करने की हिम्मत करी ना तो फिर तुम लोगों की मैं चटनी बना दूंगा। लिली सोचती है इसको पता चल गया। यहाँ पर आंटी तो एकदम से पलट जाती है और कहती है कि अगर इसकी बैली में तुम्हारा चाइल्ड है तो फिर हम लोग तो फैमिली हुए, क्योंकि हम तो इसके अंकल आंटी हैं। चलो इसका ब्राइड प्राइस 5 मिलियन हमें दे दो। इस पर तो लिली लोगों पर भड़क जाती है और कहती तुमने इस बुट्टे वैंग को मुझे बेचा, अब तुम मुझे दोबारा से बेचना चाहते हो। लिली को यहाँ पर वो शांत करता है और कहता है देखो इन लोगों से तुम डील करके खुद का दिल छोटा मत करो, इन लोगों को तो मैं देखूंगा। और ये बोलकर वो लिली को वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों कार में थे। यहाँ पर शॉ लिली से पूछता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तो वो कहती है तुमने तो मुझसे कहा था ना कि तुम्हें चाइल्ड अच्छे नहीं लगते। यहाँ पर वो अपनी बात को याद करता है। वो कहती है कि मैं चाइल्ड को अवॉर्ड कर दूंगी और आपको सबके बीच में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप बिल्कुल सेफ क्लियर नहीं निकल जाओगे। तो वो कहता है कि नहीं, इस चाइल्ड को जिंदा रहना है। उससे कहती है लेकिन मैं ये चाइल्ड नहीं चाहती। उसकी वजह पूछता है तो फिर वो कहती है कि मैं ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन में ही नहीं हूँ जो कि एक चाइल्ड को पाल पाऊँ, और ये चाइल्ड इलेजिमेट है तो फिर इसको दुनिया के ताने भी सुनने पड़ेंगे। कहता है ऐसी चीज की टेंशन है ना। एक फोल्डर निकालता है और कहता है कि हम लोग शादी कर लेते हैं। वो कहती है शादी, और उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने लग जाती है। ये एक मैरिज अग्रीमेंट था। वो उसे बताता है कि चाइल्ड के बॉर्न होने तक हम ये मैरिज सर्टिफिकेट रखेंगे, चाइल्ड के बॉर्न होने के बाद मैं तुम्हें 300 मिलियन दूंगा और हम लोग डिवोर्स ले लेंगे। यहाँ पर 300 मिलियन का सोचकर वो सोचती है कि चलो मैं उस चाइल्ड को अच्छे से अपब्रिंग तो कर पाऊंगी ना, इस दुनिया में वो अच्छी सी लाइफ जी लेगा, चलो मैं इस चीज के लिए अग्री कर देती हूँ। और वो मान जाती है। शॉ सोचता है कि ये पक्का वाली गोल्डे घर है। 3 मिलियन का सुनते ही एकदम ऐसे मान गई जैसे कि पैसे तो मैं पेड़ पे उखा रहा हूँ। नेक्स्ट ये लोग सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंच गए थे अपने मैरिज सर्टिफिकेट के लिए फोटो खिंचवाते हैं। शॉ लिली को अपने पास कर लेता है पिक्चर के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं शॉ लिली को अपने घर पर लेकर आ गया था, जहाँ पर बहुत सारी घर पे नौकरानियां थी। शॉ की मॉम उनके स्वागत में खड़ी हुई थी। लिली सोचती है इतना बड़ा घर, वाओ कितना अमेजिंग है। शॉ उससे कहता है कि कुछ टाइम के लिए तुम यहीं पे रहने वाली हो। लिली भी उसका शुक्रिया कर देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं शॉ की मॉम लिली को अपने साथ बैठाकर उससे बातें करने लग जाती है और वो उससे काफी ज्यादा खुश भी थी। और फिर वो घर की वर्कर्स को ऑर्डर देती है कि जितने भी गिफ्ट मैंने अरेंज करवाए थे सबके सब पेश करे जाए। सारी की सारी वर्कर्स यहाँ पर उसके लिए गिफ्ट तैयार कर देती है। यहाँ पर तो ज्वेलरी, कार्स की कीज और हर एक सामान था जिसका तुम नाम ले सकते हो। शॉ की मॉम लिली से कहती है कि तो इस घर में तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने वाली है। लिली कहते हैं सब कुछ बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। वो उसे आंटी भी कहकर बुला रही थी, तो फिर वो कहती है कि देखो तुम मुझे आंटी मत बुलाओ, फिर तुम मुझे मॉम कहकर बुलाओगी। तुम्हारी बैली में वो चाइल्ड बहुत ज्यादा प्रीशियस है और हम तुम्हें एकदम ट्रेजर की तरह ट्रीट करेंगे। लिली भी उन्हें मॉम कहकर बुलाती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। फिर वो कहती है कि अब तो तुम लोगों की ग्रैंड वेडिंग भी करवानी है मुझे। लिली कहती है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। वो उसे इंसिस्ट करती है, तो फिर लिली यहाँ पर शॉ का कोट पकड़ कर एकदम इनोसेंटली बोलती है कि इसकी जरूरत नहीं है ना। पर तो शॉ उससे बहुत ज्यादा मेस्मराइज हो गया था और फिर वो कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही बोल रही है, और उसका दिल बड़ी जोर से धक 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 करने लग गया था। अगले सीन में हम देखते हैं लिली यहाँ पे वास में फ्लावर्स को अरेंज कर रही थी कि तभी वहाँ पे शॉ की मॉम आती है। उससे कहते तुम अभी भी जाग रही हो, और फिर वो उसको नाइट सूट देती है और कहते हैं ये पहनकर तुम शॉ के रूम में जाना। उस ड्रेस को देखती है जो कि कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग थी। सोचती है ये नहीं पहन सकती मैं, लेकिन वो उसको इंसिस्ट करती है तो फिर लिली को वो पहननी पड़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिली उस नाइट ड्रेस को पहनकर आ गई थी और शॉ की मॉम उसको देखकर बड़ी खुश हो रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं वो उसको शॉ के रूम में अंदर भेज देती है और शॉ उसको देखकर एकदम हैरान था। तो पूछता है तुमने ये क्या पहना है। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं शॉ की मॉम तुरंत ही दरवाजा खोलती है और कहती है तुम लोग मैरिड कपल हो, ज्यादा ना नखरे मत करो। शॉ अपनी मॉम से कहता है मॉम हमें प्राइवेसी तो दे दो, लेकिन उसकी मॉम उसको एक स्टोरी बुक देती है और कहती है चाइल्ड के लिए ये अच्छा है, तुम उसको पढ़ के सुनाना। और ये बोलकर वो चली गई थी। शॉ भी लिली को अपने पास बुलाता है और यहाँ पर लिली सोच रही थी क्या ये मुझे पसंद नहीं करता। उससे कुछ कह दी लेकिन वो उसे अपने पास बैठा लेता है अपनी गोदी में। फिर उससे कहता है हिलना मत, और फिर वो उसको स्टोरी बुक में से स्टोरी पढ़ के सुनाने लग जाता है। लिली भी एकदम कंफर्टेबल होकर वो स्टोरी सुनने लग जाती है और फिर स्टोरी सुनते सुनते वो सो गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं शॉ डाउनस्टेयर आता है और उसकी माँ से पूछते हैं कि तुम्हारी वाइफ के साथ तुम्हारा टाइम कैसा रहा। यहाँ पर शॉ लिली को सोता हुआ इमेजिन करता है। वो कहता है कि नहीं सब सही था, नॉर्मल एकदम। उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम किसी काम के नहीं हो। फिर शॉ की मॉम बताती है कि हमने फैमिली डॉक्टर को बुलाया है लिली का चेकअप करने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर लिली का चेकअप करा था। चेकअप के बाद डॉक्टर बताते हैं कि इनकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, अगर ये ठीक से रेस्ट नहीं करेंगी ना तो फिर इनका मिसकैरेज भी हो सकता है, तो फिर इनको अच्छे से रेस्ट करना है और अपने आप को नरिश रखना है। डॉक्टर से पूछते हैं क्या मैं काम पे जा सकती हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ नॉर्मल काम करना
इट्स ओके है। डॉक्टर के दिमाग में चल रहा था चिन फैमिली की डॉटर इन लॉ को भी काम करने की जरूरत है, क्या बात है। लिली भी कहती है चलो ठीक है मैं काम कर सकती हूँ, तो फिर वेल सेटल। इसके बाद डॉक्टर के जाने के बाद हम देखते हैं शॉ लिली के पास में आता है और कहता है जो क्रेडिट कार्ड मैंने तुम्हें दिया था ना उसमें कोई लिमिट नहीं है, तुम्हें काम करने की जरूरत है नहीं। वो कहती है नहीं नहीं मिस्टर चिन, हमारी मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैं इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ आपके टुकड़ों पे पल नहीं सकती। हम लोग फ्यूचर में डिवोर्स ले लेंगे और तब तो मुझे खुद को खुद से ही पालना पड़ेगा ना, तो फिर मुझे फ्यूचर के लिए खुद को अभी से तैयार रखना चाहिए। यहाँ पर वो डिवोर्स का सुनकर बड़ा ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि ये लोग कभी भी नहीं समझ सकते खुद को। वो कहता है जो करना है करो, और ये बोलकर वो गुस्से से चला गया था। लिली सोचती है इसको गुस्सा क्यों आ गया, और फिर वो सोचती है इसने जो मुझे क्रेडिट कार्ड दिया था वो कहाँ है, और वो अपनी पॉकेट चेक करने लग जाती है, उसको कहीं भी नहीं मिलता और वो सोचती है वो मुझसे खो गया, और वो अपना माथा पकड़कर परेशान हो जाती है। नेक्स्ट हम लिली के अंकल आंटी की फैमिली को देखते हैं जिनको एक बिल्डिंग से बाहर निकाला गया था, और वो कहते हैं कि तुमने चिन फैमिली को ऑफेंड करा, अब तुम्हें जॉब मिल जाएगी ये लगता है। ये बोलकर वो बंदा उनको छोड़कर चला गया था। हम देखते हैं लिली के अंकल और उसका कजन परेशान हो गया था क्योंकि उन्हें बीजिंग में कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। यहाँ पर लिली का कजन अपनी मॉम से कह रहा था कि हम तो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फंस चुके हैं, और लिली का अंकल भी बहुत ज्यादा अपना रोना रो रहा था। लिली की आंटी अपनी पॉकेट में से कार्ड निकाल कर दिखाती है कि देखो ये मुझे मिला था लिली के पास से। ऐसे लिली का कजन उस कार्ड को देखता है तो फिर वो कहता है कि तो ब्लैक कार्ड है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, हम जितना चाहे उतना खर्च कर सकते हैं इसके साथ। और हमें दिखाया भी जाता है कि किस तरीके से उसकी आंटी ने वो कार्ड चोरी कर लिया था। ये लोग डिसाइड करते हैं मस्त इसका खर्चा करेंगे ताकि जब तक पकड़े ना जाए तब तक तो थोड़ी बहुत चैन की जिंदगी जी पाए। और मस्त ये लोग अपनी शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं और खूब ज्यादा मजे ले रहे थे इस सब का। अगले सीन में हम शाओ को देखते हैं जिसके फोन पर नोटिफिकेशन आए जा रहे थे कि उसके कार्ड से बहुत सारे पैसे क्रेडिट हो रहे हैं। सोचता है कि ये लड़की तो बड़ी ज्यादा खर्चीली है, मैं तो इसको सिंपल समझता था। असिस्टेंट भी ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। शाओ असिस्टेंट से कहता है ये लड़की अब ज्यादा नाटक कर नहीं पाएगी, इसका सच सबके सामने आ ही रहा है। असिस्टेंट कहता है सर आप मैम को रोक क्यों नहीं देते, तो फिर वो कहता है कि क्यों ही रोकना है, 4 दिन की चांदनी है, वैसे भी बेबी के बॉर्न होने के बाद तो उसे जाना ही है, तो वे करने तो जो कर रही है। असिस्टेंट सोचता है यंग लेडी इस तरीके की पर्सन लगती तो नहीं है, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर लिली शाओ की मॉम से कहती है मेरा काम हो गया, अब मैं जरा काम पे जा रही हूँ अपने। तो फिर शाओ की मॉम कहती है कि देखो तुम यहाँ पर हो, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लिली सोचती है कि अगर उसने काम नहीं कराना तो फिर वो शाओ का डेबिट कैसे चुकाएगी, आफ्टर ऑल उसने उसका कार्ड भी घुमा दिया है। और फिर शाओ की मॉम कहती है तुम्हारे काम पर शाओ तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन वो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊँ। और ये बोलकर वो चली गई थी। शाओ की मॉम उससे कहती है कि देखो कितनी ज्यादा सेंसिबल है तुम्हारी वाइफ, तुम्हें उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। और हम देखते हैं तभी शाओ के फोन में फिर से नोटिफिकेशन आता है कि उसके कार्ड से पैसे कटे हैं, और वो सोच रहा था ये तो एक्टिंग की बादशाह निकली। अगले सीन में हम लिली को देखते हैं जो कि अपने होटल में काम करी थी और 2 वेट्रेस आपस में गॉसिप कर रही होती है। वो लोग यहाँ पे शाओ के बारे में गॉसिप कर रहे थे और लिली सोच रही थी कि मुझे अपना और शाओ का रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छे से सीक्रेट बना के रखना होगा। फिर एक बार लिली से कहती जरा जल्दी जल्दी का हाथ चलाओ, आज तो नाइट शिफ्ट भी है। सभी लोग यहाँ पर नाइट शिफ्ट के बारे में कंप्लेन कर रहे थे और लिली कहती है हाँ मैं जानती हूँ, अपना काम जल्दी से कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं शाओ अपना काम देख रहा था, तभी लिली उसको मैसेज करती है कि आज मैं लेट आऊंगी क्योंकि नाइट शिफ्ट है। तो ये देखकर अपने असिस्टेंट को क्वेश्चन करता है और कहता है कि उसकी फिजिकल कंडीशन में वो नाइट शिफ्ट भी करेगी। और फिर वो अपने असिस्टेंट से बोलता है कि आज सारी की सारी नाइट शिफ्ट जो है ना फीमेल वेटर्स के लिए सारी की सारी कैंसिल करा दो। यहाँ पर असिस्टेंट कहता है ये करना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो उसको प्रेशर डालता है तो फिर असिस्टेंट भी उसकी बात मान लेता है और कॉल करके कहता है जितनी भी फीमेल्स के लिए नाइट शिफ्ट है ना सारी की सारी कैंसिल हो जानी चाहिए। सामने से पर्सन थोड़ा हेजिटेट करा था तो फिर वो गुस्से से बोलता है और सारी की सारी नाइट शिफ्ट कैंसिल हो जाती है। दूसरी तरफ हम वेटर्स को देखते हैं जो कि बोल रहे थे आज की नाइट शिफ्ट कैंसिल हो गई है, तो फिर हम लोग दूसरे तरीके से पैसे कमा लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम तो है ही। ये लोग पार्टी वेटर्स बनने के लिए बोल रहे थे और हम देखते हैं इनकी नजर लिली पे भी जाती है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि उसको भी वो अपना टारगेट बना लेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं घर पे शेफ उसको बता रहे थे कि हमने मैडम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाया है। खाने का टेक्सचर देखता है और कंप्लेन करने लग जाता है कि इसका तो टेक्सचर भी अच्छा नहीं है, स्मेल करता है और कहता है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, आखिरकार किस तरीके का खाना बनाते हो, किसने तुम्हें शेफ बना दिया। यहाँ पर तो वो परेशान हो जाता है और कहता है कि इस तरीके का खाना तो मैं उसे नहीं खाने दूंगा। फिर वो कहता है तुम लोग निकलो यहाँ से, आज तो खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। फिर वो शेफ भी चुप करके चले जाता है। हम देखते हैं शाओ लिली के लिए खाना बनाने लग गया था। शाओ का असिस्टेंट उसके जेस्चर के लिए उसकी तारीफ करता हुआ वो अपने असिस्टेंट को घूर के देख रहा था। असिस्टेंट भी चुप करके चला जाता है लेकिन वो बाहर आकर लिली को इन्फॉर्म कर देता है वॉइस मैसेज आया। लिली को भी बड़ी ज्यादा खुशी होती है कि शाओ उसके लिए इतने ज्यादा जेस्चर शो कर रहा है और वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि फाइनली उसकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आ गया जो कि उसके जेन्युइनली केयर करता है। फिर हम देखते हैं वो अपना काम कर रही होती है कि तभी उसके पास में एक दूसरी वेट्रेस आती है और कहती है कि काम जल्दी से खत्म करो, तुम्हें किसी जगह लेकर जाना है। वो कहती है कि मैंने तो सुना था कि नाइट शिफ्ट कैंसिल हो गई है, तो फिर अब कहाँ जाना पड़ रहा है। वेट्रेस कहती है मुझसे तुम जबान लड़ा रही हो, तुम्हें क्या अपनी नौकरी से हाथ धोना है, जैसा जैसा मैं बोलूंगी वैसा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। लिली भी बेचारी क्या ही करती, कहती है ठीक है मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। अगले सीन में हम शाओ और उसके असिस्टेंट को देखता है। शाओ यहाँ पर सोचता है कि इतना ज्यादा टाइम हो गया, वो अभी तक घर वापस क्यों नहीं है। असिस्टेंट बताता है सर आपकी वाइफ ने अभी मुझे कॉल करके बताया कि उन्हें ओवर टाइम करना पड़ रहा है,
तो फिर वो कहता है ओवर टाइम तो तुमसे कैंसिल करवाया था ना, ये कौन सा ओवर टाइम निकल के आ गया जो वो कर रही है। तो वो कहता है मैंने कैंसिल किया था, लेकिन शाओ को गुस्सा आ रहा था और किसी के ऊपर तो गुस्सा निकलता ही है, तो फिर वो अपने असिस्टेंट के ऊपर ही गुस्सा निकालने लग गया था। असिस्टेंट कहता है मैं मैडम को वापस बुला लेता हूँ, लेकिन वो कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जहाँ पे वो जा रही है जाने दो उसको। फिर वो पूछता है आगे क्या है शेड्यूल में, तो फिर उसका असिस्टेंट उसको एक मीटिंग के बारे में बता देता है। वो कहता है कि ठीक है चलो कार प्रिपेयर करवाओ, फिर वो निकल गया था। असिस्टेंट सोच रहा था कि मैडम आप जल्दी से घर आ जाओ, नहीं तो सर तो मुझे खा ही जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं लिली को एक क्लब में, जिसकी उसको फेलो असिस्टेंट ले आई थी। लिली कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इस जगह पे मेरा रुकना बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट होगा, मैं घर जाना चाहती हूँ। इस पर उसकी कलीग कहती है कि अब तुम यहाँ पर आ गई हो, यहाँ से जाना अब तुम्हारे लिए नामुमकिन है, अपनी जॉब कंप्लीट करो फिर ही अपने घर जा पाओगी। अभी हम देखते हैं यहाँ पर शाओ हो गया था और लिली उसको देखकर एकदम शॉक्ड हो गई थी। असिस्टेंट सोचता है कि मैडम यहाँ पर क्या कर रही है, अब तो पक्का कोई ना कोई बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। तभी लिली की फेलो असिस्टेंट बोलती है फाइनली सर आप यहाँ पर आ गए, बैठ जाइए। और लिली तो बहुत ज्यादा घबरा गई थी शाओ से। फिर यहाँ पर वो वेट्रेस लिली से कहती है तुम क्या खड़ी हो, जल्दी से इनको सर्व करो। लिली भी शाओ को ड्रिंक सर्व करती है। वो कहता है कि तुम्हें मेरे लिए इसको ड्रिंक करना पड़ेगा। वो उसको मना करती है, लेकिन वो उसको इंसिस्ट करता है, तो फिर वो यहाँ पर ड्रिंक को स्मेल ही करती है और उसको प्यूकिश फीलिंग आने लग गई थी और फिर वो उस रूम से भाग जाती है। देखते हैं उसकी जो कलीग है ना, वो यहाँ पे शाओ को ड्रिंक सर्व करने लग गई थी और कहती है कि वो तो बेवकूफ है, मैं आपको सर्व कर देती हूँ। लेकिन हम देखते हैं शाओ को उस लड़की के ऊपर गुस्सा आ रहा था। वो अपनी सिगरेट लाइट अप करता है और फिर उस ड्रिंक में डाल देता है और कहता है कि इसको ये पिला देना, और ये भूल गए वो वहाँ से चला गया था। और हम देखते हैं कि शाओ के बंदे उस वेट्रेस को जबरदस्ती वो ड्रिंक भी पिलाते हैं। हम देखते हैं वो बाहर आता है और लिली को कन्फ्रंट करता है कि तुम ऐसी जगह पे क्या कर रही थी, तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुम काम करोगी, वो भी ऐसी हालत में, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। पैसों के लिए तुम जैसे लोग कुछ भी कर सकते हैं ना। लिली यहाँ पर खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शाओ कुछ भी सुनने की हालत में ही नहीं था। लिली सोचती है कि अगर मैं खुद को कितना भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर लूँ ये मुझे नहीं समझेगा। और वो कहती है कि हाँ मुझे पैसे बहुत ज्यादा पसंद है और पैसे कमाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये बोलकर वो गुस्से से चली गई थी और शाओ तो बस उसको देखता रह गया था कि इसने मुझसे इस तरीके से बात करी। उसके बाद वो लिली को पकड़ता है और उठाकर ले जाता है, क्योंकि उसका ईगो जो हर्ट हो गया था। लिली उससे कह रही थी मुझे नीचे उतारो, तो वो कहता है कि अब तो सपनों में भी नहीं उतारूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वो लिली को बेड पर लिटा देता है और कहता है जाके शावर लो और सो जाओ। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो कहती है कि मैं सेपरेट रूम यूज करूंगी, क्योंकि मैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा बेकार लगती हूँ ना। लेकिन वो उसको यहाँ पर बैठ के अगेंस्ट कर लेता है और कहता है कि देखो तुम मेरा टेम्पर और ज्यादा हाई मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। वो उसको काट लेती है और दुम दबाकर भागती है और शाओ को यहाँ पर उसका काटना बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिला रहा था। वो सोच रहा था इसे यहाँ पर आए हुए कितना ही टाइम हुआ है और देखो कितनी ज्यादा तेज हो गई है ये लड़की। इसके बाद हम देखते हैं शाओ का असिस्टेंट उसको फोन करके बताता है कि आज यंग लेडी को उनकी फेलो वेट्रेस ही लेकर गई थी उस जगह पर, उनका तो आने का बिल्कुल मन नहीं था। शाओ कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया और कॉल कट कर देता है। और वो पास का सीन याद करता है कि किस तरीके से उसने लिली के साथ में इतना ज्यादा बैड बिहेव कर दिया और अब उसको रिग्रेट हो रहा था कि उसने इतनी ज्यादा लड़की को इतना ज्यादा गलत समझ लिया। फिर हम देखते हैं लिली अपनी नाइट ड्रेस पहनकर उसके पास आती है। उससे कहता है कि तुम मेरे पास आओ, तो वो कहती है कि आज मैं गेस्ट रूम में सोने वाली हूँ। तो फिर वो कहता है कि ऐसे नहीं जाना है तुम्हें, तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरे साथ ही सोगी। इस पर वो भी उसके पास में बैठ जाती है और उससे कहता है अपने क्लोथ निकालो। ये बात सुनकर वो एकदम शॉक्ड हो गई थी और वो ये बात रिपीट करता है। यहाँ पर वो सोचती है कि अब उसने उससे शादी कर लिया है तो फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा ही होता है। और वो उससे बताने लग जाती है कि डॉक्टर ने कहा है कि 3 मंथ्स तक कोई भी फिजिकल वो रिलेशन नहीं बनाना है। तो वो उसको ऑयल दिखाता है और कहता है ये तुम्हारी बेली पर लगाना है, उल्टा सीधा मत सोचो। यहाँ पर वो एम्बेरस हो गई थी और फिर वो अपनी ड्रेस ऊपर करके लेट जाती है और शाओ उसकी बेली पर वो ऑयल रब कर देता है। और फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें काम पे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे खुद को सपोर्ट करना है। कहता है कि मैंने तुम्हें वो कार्ड दिया है ना, बेफिक्र रहो और जितना खर्च करना है कर लो। देखो इस तरीके से खुद को हार्म करोगी तो फिर बेबी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और मैं ये टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। लिली तो इसी टेंशन में थी कि उसने शाओ का कार्ड खो दिया और वो उसको बताएगी तो वो गुस्सा करेगा। शाओ सोच रहा था कितनी ज्यादा नोबल बनती है, रोज इतने ज्यादा बिल फाड़ रही है और मुझसे बोल रही है कि मुझे काम करना है, वाओ। और फिर वो उससे कहता है कि देखो तुम मेरे सामने ऐसे एक्टिंग मत करो, जितना खर्च करना चाहती हो कर सकती हो, वैसे भी कम नहीं कर रही हो। लिली को तो उसकी बात समझ ही नहीं आ रही थी क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि कार्ड से बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। और उससे कहता है ये सारी बातें छोड़ो और मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। और फिर वो उसको स्टोरी सुनाने लग गया था। फिर हम देखते हैं मॉर्निंग में शाओ उठता है और लिली उसके पास पे सो रही थी और वो उसको देखकर खुश हो रहा था। लेकिन फिर वो सोचता है कि ये लड़की तो गोल्ड डिगर है, इससे बेवकूफ बिल्कुल नहीं बन सकता मैं। और यही सोचते हुए वो उठकर चला जाता है। शाओ के जाने के बाद लिली उठती है और विंडो से देखती है कि वो तो अपनी कार लेकर चला गया। और वो सोचती है फाइनली यहाँ पे से चला गया है तो फिर मैं अपने काम पर जा सकती हूँ। वो सोचती है कि अपने चाइल्ड को अच्छे से उसने रखना ही है डिवोर्स के बाद में, तो फिर काम तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लिली घर के बाहर निकल रही थी कि एक वर्कर उसको रोकती है और पूछती है मैम आप कहाँ जा रही हो, सर ने आपको सख्त मना करा है काम पे जाने के लिए। लिली कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मैं तो बस एक शॉर्ट वॉक के लिए जा रही थी। वो वर्कर भी उसको जाने के लिए आगे कर देती है और लिली सोचती है कि अब तो इस घर से बाहर निकलना भी कितना ज्यादा मुश्किल हो गया है मेरे लिए। फिर वो एक साइकिल पे आती है और अपनी डिलीवरी गर्ल वाली ड्रेस पहन लेती है और सोचती है अब मैं फूड डिलीवर करने के लिए पूरी
तरीके से तैयार हो चुकी हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं लिली यहाँ पर डिलीवरी का काम कर रही थी और उसको थोड़े से पैसे मिल जाते हैं। वो सोचते हैं कि फाइनली वो थोड़ा बहुत डेबिट तो इस तरीके से चुका ही देगी शाओ का, कि तभी उसको शॉपिंग मॉल में डिलीवरी का ऑर्डर आता है और वो वहाँ जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई थी। हम देखते हैं ट्रैफिक लाइट पे वो रुकती है और साइड में ही शाओ की कार भी रुकी हुई थी। शाओ लिली को नोटिस कर लेता है, उसका असिस्टेंट भी उसको देख लेता है और यहाँ पर वो कहता है कि ये तो यंग लेडी थी ना। परेशान हो जाता है कि फिर से सर का मूड खराब होगा और वो मुझे डांटेंगे। शाओ कहता है मैंने इसको क्लियरली बोला था कि तुम्हें अब काम करना नॉट अलाउडेड है, तो फिर ये कैसे चली गई। असिस्टेंट सोचता है सर मुझे क्या पता, आप मुझे मत डांटना। फिर शाओ अपने असिस्टेंट से कहता है इसको फॉलो करो। हम देखते हैं लिली जहाँ पर डिलीवर करने के लिए गई थी ना फूड, वहाँ पर तो उसकी आंटी और उनकी पूरी फैमिली थी। ये लोग तो खूब सारी शॉपिंग कर रहे थे, वो भी शाओ के कार्ड से। लिली छुप कर उनको नोटिस करती है और उसको पता चलता है कि उसका जो कार्ड गुम गया था ना, वो गुमा नहीं था बल्कि उसकी आंटी ने चोरी कर लिया था। वो जाकर उन लोगों को कन्फ्रंट करती है कि तुमने ये कार्ड क्यों चुराया, तुम्हें पता है इसकी वजह से मुझे कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इस पर वो लोग उसका हुलिया देखते हैं और कहते हैं मास्टर चिन ने तुम्हें छोड़ ही दिया, आखिरकार तुम एक ट्रैश ही हो और तुम जैसी लड़की को कौन ही अपने पास पालेगा, और वो तो वैसे भी इतना ज्यादा अमीर आदमी है। देन ये लोग यहाँ पर लिली को बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। लिली यहाँ पर शाओ को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसका फोन गिरा देते हैं और उसको घसीटते हुए अपने साथ ले जाते हैं। हम देखते हैं कि शाओ पीछे से आता है और उसको थोड़ा सा स्ट्रेंज भी लगता है, लेकिन लिली उसको कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। और यहाँ पर वो सोचता है कि लिली सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग करने के लिए आई थी, उसने डिलीवरी गर्ल का गेटअप फालतू में ही कर रखा था और उसको फिर से ज्यादा गलत समझने लगता है। लिली यहाँ पर खुद को सेव करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसकी आंटी की फैमिली उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी और उन लोगों ने उसका मुंह भी दबोच रखा था। फिर आंटी उसको मारती भी और कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत तो हमारी कंप्लेन करोगी, और वो लोग उसको बहुत ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करने लग जाते हैं। लिली यहाँ पर अपनी बैली के ऊपर हाथ रख लेती है और सोचती है कि मेरा चाइल्ड बच जाए। अभी हम देखते हैं शाओ को लिली का फोन मिल जाता है और उसको रियलाइज होता है लिली यहीं पर है। शाओ सोचता है कहीं लिली को कुछ हो ना गया हो और वो उस दरवाजे की तरफ देखता है। फिर हम लिली को देखते हैं जो कि अपने अंकल आंटी और उनके बेटे से बोल रही थी कि अगर उसके चाइल्ड को कुछ भी हुआ तो शाओ ने माफ नहीं करेगा, लेकिन वो लोग तो उससे बिल्कुल भी डर रहे थे और बोल रहे थे कि मिस्टर चिन ने तुम्हें अबैंडन कर दिया, तुम किसी भी चीज की वर्दी नहीं हो। यहाँ पर लिली का कजन उसको रॉड से मारता है लेकिन तभी वहाँ पे शाओ आ जाता है। वो लिली के कजन को दूर करता है और फिर उसको संभाल कर उठाता है। लिली कहती है उसका पेट दर्द कर रहा है, वो उसको संभालता है और कहता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। उसको रोकती है और बताती है कि जो तुम्हारा कार्ड गुम गया था ना वो इन लोगों ने ले लिया था, वो मुझसे खो गया था, आई एम सो सॉरी। इस पर वो उन लोगों की तरफ देखता है और सोचता है मुझे लग रहा था कि सारे पैसे ये खर्च कर रही है, दरअसल में तो ये कार्ड चोरी हो गया था। तभी यहाँ पे शाओ का असिस्टेंट भी आ जाता है और लिली की आंटी की पूरी फैमिली नील डाउन हो जाती है और वो अपनी जान की भीख मांग रहे थे। लिली यहाँ पर शाओ से कहती है मुझे नीचे उतार दो और फिर वो अपनी आंटी की पूरी फैमिली को बहुत ज्यादा सुनाती है और कहती है कि तुम लोग उसका ब्लैक कार्ड यूज कर रहे थे, कितने ज्यादा गंदे हो तुम लोग। इस पर आंटी उसको सुनाने लग जाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल भी वर्दी नहीं हो, मिस्टर चिन ने भी तुम्हें छोड़ दिया। सभी लोग उसके ऊपर भड़कने लग जाता है। शाओ उसको रोक भी रहा था लेकिन लिली उसको रोक देती है। लिली कहती है कि तुम लोग मुझे बुली करते हो, मैं ये टॉलरेट कर लेती हूँ, लेकिन तुम यंग मास्टर की मनी का यूज कर रहे थे और अब खुद ही ज्यादा गुंडागर्दी दिखा रहे हो। उनके पैसे थे मेरे नहीं, इस तरीके से तुमने बिल्कुल ब्लाइंडली इसको खर्च किया, कितनी ज्यादा गलत बात है। यहाँ पर शाओ लिली की बात सुनकर बहुत ज्यादा टच फील करता है और सोचता है मैं इसको इतना गलत समझता था, ये कितनी ज्यादा अच्छी लड़की है। लेकिन हम देखते हैं कि लिली की आंटी तो उसको अभी भी सुना रही थी और कहते तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम इतने जेस्चर करते हो फिर ये तुम्हें पसंद करने लगा है सिर्फ तुम्हारे सपनों में। लिली को भी ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुख होता है और सोचती है शायद वो उसके वर्दी ही नहीं है। फिर वो बेहोश हो जाती है और शाओ यहाँ पे वर्कर्स को ऑर्डर देता है कि ये लोग मुझे दोबारा बीजिंग में नजर ना आ जाए। शाओ का असिस्टेंट भी उन लोगों को निकलवा देता है। इसके बाद लिली यहाँ पर अपने होश में आती है और शाओ से कहती है सॉरी, इन लोगों ने तुम्हारे पैसे खर्च कर दिए, मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगी ताकि तुम्हारे सारे के सारे पैसों को रीपे कर पाऊँ। वो कहता है देखो ऐसी बातें मत करो, फिलहाल के लिए हमारा हॉस्पिटल जाना जरूरी है। उससे ये बोलता है और लिली को संभालते हुए ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं लिली बेड पर बेहोश थी और शाओ उसको देख रहा था और हम देखते हैं फिर वहाँ पे शाओ की मॉम भी आ जाती है और वो शाओ को डांटती है कि उससे लिली का ख्याल भी नहीं रखा गया। लिली की ऐसी हालत देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गई थी। डॉक्टर आते हैं और रिपोर्ट दिखाते हुए कहते हैं कि उनके ऊपर इमोशनल लोड भी बहुत ज्यादा है और वो फिजिकली भी फिट नहीं है। अगर ऐसे ही रहा ना तो फिर इनका मिसकैरेज भी हो सकता है। और इस पर तो शाओ की मॉम उसके ऊपर और ज्यादा भड़कने लग जाती है। वो कहती है तुम्हारी वजह से ये ओवरवर्क कर रही थी, तुम किसी भी काम के नहीं हो, बहुत ज्यादा बेकार औलाद हो तुम मेरी। यहाँ पर शाओ लिली का हाथ पकड़ लेता है, उसके हाथ पे किस करता है और कहता है सॉरी मेरी गलती हो गई। फिर हम देखते हैं लिली अपने होश में आ जाती है और वो उसको होश में देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो उससे बोलती है कि तुम्हारे पैसे उन लोगों ने खर्च कर दिए। तो वो कहता है तुम शांत रहो, देखो इस सब की वजह से तुम परेशान मत हो, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती है, सबसे ज्यादा मैटर करता है तुम्हारी हेल्थ। शाओ की मॉम लिली को सूप पीने के लिए देती है और कहती है कि तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। लिली फिर यहाँ पर मूव करने के लिए कहती है लेकिन उसकी मॉम उससे कहती है कि देखो अब तुम मूव मत करो, डॉक्टर ने कहा है कि फिलहाल तुम्हें रेस्ट करना है, तो फिर तुम स्टडी रहो। ये शाओ है ना, इससे बोलना ये सब कुछ तुम्हें ला के देगा, इससे बोलो ये थोड़ा अपने पैर तोड़े, हर टाइम तुमसे काम करवाता रहता है। यहाँ पर लिली को वॉशरूम जाना था तो फिर शाओ उसको उठाकर ले जाता है और हम देखते हैं वो वॉशरूम में भी उसकी हेल्प करता है। ऑल्दो वो सबकी वजह से एम्बैरेस हो गई थी लेकिन वो मनी मन खुश भी हो रही थी कि फाइनली कोई तो उसका सपोर्ट कर ही रहा है। फिर हम देखते हैं शाओ लिली को उठाकर वापस से बेड पर
भी लिटा देता है। शॉ की माँ अपने बेटे को अब उसकी डॉटर इन लॉ के साथ में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी ऐसे। और फिर वो कहती है चलो तुम लोग अपनी कंपनी एंजॉय करो, मैं जाती हूँ। और लिली तो शर्मशार हो गई थी एकदम। फिर यहाँ पर शॉ और लिली कुछ बात करते हैं और फिर शॉ काम से चला जाता है। देन लिली के पास में नर्स आती है और उसको बिल दिखाती है। इतना बड़ा बिल देखकर लिली तो एकदम हैरान हो गई थी और वो कहती है मैं तो बस एक रात के लिए यहाँ पे हूँ। तो नर्स बताती है कि ये लग्जरी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है ना, इस वजह से बहुत ज्यादा बड़ा बिल है। लिली तो ये सुनकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाती है और सोचती है इतने सारे पैसे वो किस तरीके से चुकाने वाली है शॉ को। सारी जिंदगी भी उसने काम किया ना, तब भी वो ये सब कुछ नहीं चुका सकती। वो उठकर जाने लग जाती है लेकिन नर्स उससे कहती है कि मैम आपकी हालत ठीक नहीं है, आप उठ के मत जाओ। तो ये बेवकूफ नर्स इसको बिल दिखाने के लिए आई भी क्यों थी। लिली कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे डिस्चार्ज चाहिए। लेकिन हम देखते हैं तभी शॉ आ जाता है। उसको डांटते हुए कहता है क्या कह रही थी तुम। कहती है मुझे डिस्चार्ज लेना पड़ेगा, यहाँ की फीस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। मेरे अंकल आंटी भी तुम्हारे पैसे खर्च कर चुके हैं, मैं डेफिनेटली तुम्हारे पैसे वापस करूंगी, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे दो और तुम्हारे और पैसे मैं वेस्ट भी नहीं कर सकती। यहाँ पर शॉ सोचता है कि किस तरीके की लड़की है भाई, इसको मैंने सोने का कटोरा दे दिया है। वो उसके पास आता है और उसको डांटा और कहता है आगे से मेरे सामने ऐसी बातें मत कर लेना, मुझे गुस्सा आता है तुम्हारे ऊपर ऐसे। लिली सोचती है मैं तो बस इसकी कॉन्टेक्ट वाइफ हूँ, ये ऐसे क्यों कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं लिली घर वापस आ गई थी और सारी की सारी मेड उसका स्वागत करती है। लिली फ्लोर पे देखते हैं उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट थे। वो पूछती है इतनी सारी चीजें। असिस्टेंट उसको बताता है कि यंग मास्टर ने सब कुछ आपके लिए खरीदा है स्पेशली। वो कहती है कि अरे ये सारे पैसे वेस्ट करने की क्या जरूरत थी, मैं थोड़े बहुत कपड़े हैं मेरे पास, मैं पहन लेती हूँ, इन सबको रिटर्न कर दो। इस पर वो उसको डांटता है और कहता है कि मैं तुम्हें चेरिश कर रहा हूँ ना, तुम खुश रहो, ज्यादा ना हीरोइन मत बनो मेरे आगे। देखो यहाँ पर अपनी आंटी की बात याद आती है जो कि उससे कह रही थी कि शॉ तुम्हें अभी के अभी अबेंडन कर सकता है। वो सोचती है कि उसे हमेशा ही अपनी औकात के हिसाब से ही रहना होगा। और फिर वो शॉ से कह देती है बेहतर यही होगा कि तुम मेरे ऊपर फालतू का खर्चा करना बंद कर दो। इस पर वो उसके ऊपर भड़क जाता है और सब लोगों से कहता है कि जितना भी सामान मैं इसके लिए लेकर आया हूँ ना, सबके सब कूड़ा में फेंक दो। और ये बोलकर वो गुस्से से चला गया था और लिली असिस्टेंट से कहती है लगता है गुस्सा हो गया। असिस्टेंट कहता है हाँ मैडम और क्या। उसके बाद हम देखते हैं लिली घर में थी और एक वर्कर उसको एक कार्ड देती है। लिली उस एनवेलप को ओपन करती है और वो उसको देखकर इमोशनल हो गई थी। और फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत खुशी से अपने पेरेंट्स के पास में गई थी और अपने टेस्ट रिजल्ट दिखा रही थी और कह रही थी कि उसको उसके ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पर उसके डैड बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहती है कि ऑल्दो आपका मैं सन नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ आपको वो लाइफ जरूर दूंगी जिसको आप वर्दी हो। इस पर उसके डैड कहते हैं ऐसी बात मत करो, तुम हमारे लिए हमारे बेटे से भी ज्यादा हो। और उसकी मॉम भी उसे खुशी से गले लगा लेती है। यहाँ पर वो भी अपने मॉम डैड के साथ में खुश थी। प्रेजेंट में वो अपने मॉम डैड को याद करके बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही होती है और वो सैड भी थी कि किस तरीके से वो यहाँ पर सब कुछ ठीक करे। यहाँ पर उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था, लेकिन वो परेशान थी कि अब वो यूनिवर्सिटी जा भी पाएगी या नहीं। जैसे शॉ वहाँ पर आता है वो उस लेटर को छुपा देती है। शॉ उससे पूछता है क्या छुपा रही थी तुम, तो वो कहती है कुछ भी तो नहीं। तो वो कहता है कि पिलो के पीछे जो भी छुपाया दिखाओ मुझे। तो वो कहती है सही बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं है, ये एड वगैरह जो होता है ना न्यूज़पेपर के वही है। वो यहाँ पे पिलो हटा के देखने वाला था कि तभी हम देखते हैं उसकी मॉम कहती है कि खाना तैयार है, आ जाओ तुम लोग। लिली भी शॉ से कहती है क्या ये सब फालतू चीजें देख रहे हो, खाना खाते हैं चलो। और वो उसको साथ में ले गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं ये लोग साथ में खाना खाने लग जाते हैं और शॉ की मॉम लिली को सूप देती है और कहती है ये तुम्हारी बॉडी को नरिश करेगा। यहाँ पर शॉ की मॉम लिली को देखते हैं और कहती है तुम्हारा फेस थोड़ा अजीब लग रहा है। शॉ भी उसको देखता है। रोई थी क्या, शॉ भी यहाँ पर उसको देखने लग गया था और वो शॉ को डांटने लग जाती है। तो लिली कहती है इसने कुछ भी नहीं करा, मैंने थोड़ा सा रोने धोने वाला टीवी शो देख लिया था तो मैं रोने लग गई, मेरा दिल इतना छोटा सा है ना और मेरा खाने का कुछ भी दिल नहीं कर रहा, मैं ऊपर जा रही हूँ आराम करने के लिए। शॉ यहाँ पर उसका बिहेवियर काफी ज्यादा अच्छे से नोटिस कर रहा था और फिर वो भी लिली के पीछे पीछे चला गया। हम देखते हैं वो पिलो उठाता है और उसको पता चल जाता है कि ये तो एडमिशन का लेटर है। तभी घर की वर्कर आती है और बताती है कि ये यंग मैडम के लिए आया था और जैसे ही उन्होंने ये रिसीव करा उनकी आंखों में आंसू आ गए। यहाँ पर शॉ को लिली के लिए बड़ा ज्यादा सैड फील हो रहा था और वो सोच रहा था कि लिली ये मुझसे सब कुछ छुपा क्यों रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं रात में जब शॉ सो गया था तो फिर लिली अपना एडमिशन लेटर देखने लग जाती है और फिर वो ये देखकर सोचती है कि शायद अब कॉलेज जाने का ड्रीम क्विट कर देना चाहिए और ये सोचते हुए वो उसको वापस रखती है और सो जाती है। शॉ उसकी बात सुन लेता है क्योंकि वो सोने की एक्टिंग कर रहा था और वो सोचता है इसको कॉलेज जाना है, इसको मुझसे इतना ज्यादा डर है कि इसको लगता है कि इसकी छोटी सी रिक्वेस्ट को मैं रिफ्यूज कर दूंगा। वो सोचता है कि इसके दिल में मैं कितना बड़ा राक्षस होऊंगा ना। नेक्स्ट हम देखते हैं शॉ परेशान होकर बैठा होता है। शॉ का असिस्टेंट उसको नोटिस करता है और कहता है सर आप रात भर सोए नहीं कि आपकी शक्ल पे 12 बज रहे हैं। इस पर शॉ कहता है कि एज अ फ्रेंड मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। वो पूछता है बोलो सर। तो फिर वो कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिसकी वाइफ कॉलेज जाना चाहती है लेकिन उसकी वाइफ की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने हस्बैंड को बता पाए। तुम्हें क्या लगता है उसका हस्बैंड क्या इतना ज्यादा बड़ा बीस्ट है जो उसकी वाइफ उसे सब कुछ बता भी नहीं पा रही है। तो फिर असिस्टेंट कहता है बहुत ज्यादा सिंपल आंसर है, उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा गंदा है। शॉ तो ये सुनकर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और कहता है मैं गंदा हूँ, लेकिन फिर वो खुद को संभालता है लेकिन असिस्टेंट के सामने तो सब कुछ आ गया था। और फिर शॉ कहता है मतलब मेरा फ्रेंड वो अच्छा इंसान है, उसकी वाइफ ही बेवकूफ है जो सबको उसको बता नहीं रही है। उसका असिस्टेंट कहता है सर मुझे नहीं पता
आता है सब में, मैं क्या ही ओपिनियन दूं अब अपना। आप पता नहीं क्यों फालतू में इनसिक्योर फील कर रहे हो उस पर। तो शाओ उसके ऊपर और ज्यादा भड़कने लग जाता है और असिस्टेंट कहता है सर जी आपका फ्रेंड कोई नहीं है, आप अपनी बात कर रहे हो और मेरे सामने ज्यादा हीरो मत बनो, मैं आपसे ज्यादा ही होशियार हूँ। शाओ कहता है इतने होशियार हो अफ्रीका भेज दूं। इस पर तो वो अपने हाथ जोड़ लेता है और कहता है सर मुझे प्लीज आप बख्श दो, मेरे साथ इतना बुरा ना करो। और फिर वो उसको अदर फैक्टर्स बताने लग जाता है और कहता है कि आप लोगों का एज डिफरेंस भी तो बहुत है। कहते तुम्हारा मतलब क्या है? तो फिर असिस्टेंट कहता है कि मैडम बस 18 की है और आप 28 के हो। शाओ कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? तो फिर असिस्टेंट कहता है सर आप बहुत ज्यादा मैच्योर हो। ऐसे मैच्योर इंसान को अपनी पार्टनर को पैम्पर करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, तभी तो वो उसका लव और हार्ट जीत पाएगा। शाओ भी उसकी बात समझ जाता है और अपना कार्ड देते हुए कहता है कि जिस यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन होने जा रहा है ना, वहाँ पे बहुत सारे पैसे डोनेट कर दो और मिस्टर और मिसेस चिन के नाम से डोनेट करना। असिस्टेंट कहता है सर मैं अब आपका क्या करूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिली यहाँ पर अपने फोन में अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी की पिक्चर्स को देख रही थी कि तभी उसके पास में शाओ आता है। वो उसको देखते ही अपना फोन छुपा लेती है। उससे पूछता है कि क्या कर रही हो, तो फिर वो कहती है कुछ भी नहीं। उसका फोन मांगता है तो फिर वो कहती है क्या कर रहे हो तुम। यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ता है और उसको अपने साथ में कार में बैठाकर ले जाता है। यहाँ पर लिली शाओ से पूछते तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो, तो फिर असिस्टेंट बताता है कि हम लोग पहुंच गए। फिर ये लोग कार के बाहर निकलते हैं और लिली अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी थी। असिस्टेंट लिली का लगेज बाहर निकालता है। लिली शाओ से पूछते है ये सब क्या है, तो फिर वो कहता है होप कि आगे से तुम मुझे सब कुछ बता पाओ। लिली उसके पास से कहती है कि मेरे पास में पैसे ही नहीं है सारी ट्यूशन फी पे करने के लिए। असिस्टेंट कहता है कि मैम आप एकदम रेस्ट एश्योर्ड हो जाइए, प्रिंसिपल ने कहा है कि आपको स्कॉलरशिप मिल गई। और वो डॉक्यूमेंट दिखाता है और लिली तो उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। हम देखते हैं जब शाओ लिली को अंदर छोड़ने के लिए जा रहा था तो वो लड़कियां उनको देखकर बातें करने लग जाती है कि ये दोनों दो मैच मेड इन हेवन लग रहे हैं। लिली यहाँ पर शाओ को कार में बैठाती है और कहती है कि देखो तुम मुझे एम्बेरस करो, जाके कार में बैठो, मैं खुद से चली जाऊंगी। शाओ कह रहा था अरे मैं इतना हैंडसम हूँ, बेचारी घबरा रही होगी, मुझे कोई और लड़की ना पसंद कर ले। लिली आगे जा रही थी लेकिन वो पलटती है और शाओ के चीक्स पे किस करती है और उसका शुक्रिया करती है। फिर वो चली गई थी और हम देखते हैं शाओ तो इस किस से एकदम स्टंट था। असिस्टेंट भी शाओ को इस वजह से टीज कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं शाओ अपने असिस्टेंट की पिटाई कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिली यहाँ पर सोच रही थी, उसने शाओ को एकदम से किस कर दिया, उसको बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर लिली आगे जा रही थी कि उसको उसकी दोस्त नुआन नुआन मिल जाती है और उसको देखकर बड़ी खुश थी और नुआन नुआन से गले लगा लेती है। नुआन नुआन कहती है कितना टाइम हो गया, मैंने तुम्हें देखा भी नहीं, कितना मिस करी थी मैं अपनी फ्रेंड को। और फिर वो उससे कहती है कि तुम तो चिन शाओ के साथ यहाँ पर आई हो ना। लिली कहती है मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। तो फिर नुआन नुआन कहती है मैंने अपनी आंखों से देखा था, तुम उसकी रोल्स रॉयस से निकल रही थी। इस पर लिली कहती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम क्या बोल रहे हो। और फिर वो अपनी दोस्त को बता देती कि वो उसका हस्बैंड है और नुआन नुआन तो एकदम शौक थी, वो कहती तुम्हारा हस्बैंड है। लिली उससे कहती है आराम से बात करो, कोई सुन लेगा तो फिर बवाल हो जाएगा। नुआन नुआन भी इस चीज के लिए अग्री करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिली और नुआन नुआन क्लास में बैठे हुए थे और लड़कियां गॉसिप कर रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। फिर हम देखते हैं कि एनजुआन नाम की लड़की क्लास में आती है, उसकी यहाँ पर बहुत सारी चमचियां भी थी और वो कह देती है कि ये येंगजुआन है, ये बहुत ज्यादा बड़ी फैमिली से आती है तो फिर इसके सामने सबको झुक के रहना पड़ेगा। यहाँ पर येंगजुआन की नजर में तो लिली आ जाती है और वो उसके ऊपर अपना रोब जमाने लग जाती है। कहती है कि मैंने सुना कि तुम्हारे पेरेंट्स मर गए। बेचारी बड़ा ज्यादा दुख होता है तुम जैसे लोगों को देखकर। और फिर वो लिली के ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगाने लग जाती है और कहती है लगता है कि तुम खुद को सेल कर रही हो खुद की एजुकेशन के लिए। यहाँ पर तो नुआन नुआन को गुस्सा आता है और वो येंजुआन के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है अपनी जबान संभाल के बात करो, कुछ भी नहीं बोल सकती हो। और लिली भी अपने लिए स्टैंड लेती है और कहती है कि उसने एंट्रेंस एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करा है, इस वजह से उसको ये जगह मिली है। नुआन नुआन को भी खुशी हो रही थी कि फाइनली लिली ने अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट कर दिया। लोगों के बीच में बहस होती जा रही थी और येंजुआन की सारी असिस्टेंट उसकी साइड ले रही थी। इस पर नुआन नुआन उनके सामने बोलने ही वाली थी कि ये मास्टर चिन की वाइफ है और लिली उसको मना कर रही थी कि ये मत बोलना। उसके दिमाग में चल रहा था उसे अपनी शादी को सीक्रेट रखना है किसी भी हाल में, नहीं तो आगे जाकर मिस्टर चिन को प्रॉब्लम होगी और वो ये चीज नहीं झेल सकती। और फिर वो नुआन जुआन से बोल देती है कि उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी है इस कॉलेज में ही पोजीशन पाने के लिए और नुआन जुआन उसके फैमिली बैकग्राउंड के लिए उसका मजाक बनाने लग जाती है और कहती है एक दिन मैं मिस्टर चिन के पास जाऊंगी और तुम्हारी शिकायत करूंगी कि तुम उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हो कॉलेज में। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक स्टूडेंट आती है और बताती है कि रिचेस्ट मैन एज अ चीफ गेस्ट हमारे कॉलेज में आए और सारी की सारी लड़कियां उसको देखने के लिए चली गई थी। लिली सोचते हैं यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है। अगले सीन में हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं जिसको कॉलेज का डीन शुक्रिया कर रहा था क्योंकि कॉलेज में उसने बड़ा सारा पैसा लगा दिया था। और हम देखते हैं शाओ भी बहुत ज्यादा एटीट्यूड के साथ खड़ा था और कह रहा था हाँ लगाया पैसा तो। फिर हम नुआन जुआन को देखते हैं जिसकी असिस्टेंट उससे कह रही थी कि पक्का वो तुम्हारे लिए यहाँ पर आए हूँ, आफ्टर ऑल तुम चिन फैमिली में फियांसे जो हो। और नुआन जुआन भी बड़ी बड़ी बातें फेंक रही थी कि हम लोगों का तो साथ में उठना बैठना है, हम लोग तो साथ में बड़े भी हुए। लिली और नुआन उसकी बातें सुन रहे थे और उसको बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लग रहा था। लिली सोचती है पक्का ही शाओ मुझसे डिवोर्स लेने के बाद नुआन जुआन से शादी कर लेगा, शायद मैं उन लोगों के बीच में भी नहीं आ सकती, हाय मेरी फूटी किस्मत। फिर हम देखते हैं नुआन जुआन अपनी चमचियों के पास साथ में लिली और युआन क्युआन के पास
पास में आती है और वो लिली को फिर से बातें सुनाने लग जाती है और कहती है अरे गरीब लड़की जो कि स्कॉलरशिप से यहाँ पर आई है। नुआन को उसके ऊपर गुस्सा तो आ रहा था लेकिन लिली उसको शांत करती है। उसके दिमाग में चल रहा था शायद मिस्टर चिन भी उसको पसंद करते होंगे और मैं इस चाइल्ड की वजह से उनकी लाइफ में आकर उनको स्टक कर गई हूँ। और नुआन जुआन भी उसको बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर होस्ट अनाउंस करता है कि मिस्टर चिन आ रहे हैं। लड़कियां जैसी शाओ को देखती है वो तो एकदम उसमें खो गई थी और वो सोच रही थी कि काश कि ये मेरा पति बन जाए। और लिली भी यहाँ पर उसको देखती है और सोचती है कि ये दूर से कितना ज्यादा मेस्मराइजिंग लग रहा है। युआन जुआन लिली को नोटिस कर रही थी और कह रही थी कि यार तुम यहाँ पे जमीन पे ही रहो, ज्यादा आसमान के सपने मत देखो। हमारे जैसे बैकग्राउंड की लड़की को उसके पैर की जूती भी नसीब ना हो। लिली उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी और युआन उसका साथ देने के लिए पूरी खड़ी थी। यहाँ पर हम देखते हैं शाओ लिली को स्टेज पे बुलाता है और कहता है उसने एंट्रेंस एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर कराया तो फिर मैं उसे अवार्ड देना चाहता हूँ। टीचर भी लिली को कहती है कि तुम्हें बुलाया जा रहा है, जाओ तुम। लिली भी खुश होकर उठ के चली जाती है। युआन जुआन को तो ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो सोच रही थी इसका इतना अजीब सा चेहरा है, इसको क्यों बुलाया जा रहा है। फिर वो स्टेज पर जाती है और यहाँ पर शाओ उसको रिवॉर्ड दे रहा था और वो उससे कहता है कि तुम अब कॉलेज में अच्छे से रहना। नुआन अपनी दोस्त को इतना खुश देखकर काफी ज्यादा खुश थी कि फाइनली मेरी दोस्त ने भी अपनी हैप्पीनेस ढूंढ ली। युआन जुआन कहती है कि आफ्टर ऑल मेरा फियांसे इतना ज्यादा अच्छा पर्सन है, ऐसे गरीब लोगों के ऊपर तो अपना परोपकार करता ही रहता है। इसके बाद हम देखते हैं डीन आ जाता है और वो पूछता है कि आप हमारे स्टूडेंट के बारे में कुछ कहना चाहते हो। तो फिर शाओ लिली की तारीफ कर रहा था और लड़कियां भी ये सब कुछ देख रही होती है। नुआन जुआन कहती है कि कोई बात नहीं, ये अच्छा इंसान है, इस वजह से उसकी तारीफ करा है। अभी हम देखते हैं नुआन ऑडियंस में से यहाँ पे शाओ से क्वेश्चन करने लग जाती है आपकी वाइफ कौन है। युआन जुआन सोच रही थी पक्का उसी की बातें हो रही है। युआन जुआन प्राउडली खड़ी भी हो जाती है और कहती है कि अरे शाओ तुम्हें मेरा नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से खड़ी हो गई। और वो खड़े होकर स्टेज पे भी आ जाती है। हम देखते हैं लिली को ये सब कुछ देखकर बुरा लग रहा था और वो सोच रही थी कि अब वो साइड लाइन हो जाएगी। वो जाने लगती है लेकिन शाओ उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लेता है और फिर वो कहता है मेरी वाइफ ये तो मेरे साथ नहीं खड़ी है। और यहाँ पर तो युआन जुआन का एकदम से दिल टूट गया था और वो सोच रही थी ये क्या हो गया उसके साथ। और फिर वो उन लोगों के आगे आती है और कहती है शाओ तुम मजाक कर रहे हो ना, तुम पक्का मेरी बात कर रहे हो, तुम्हारी फियांसे मैं हूँ और मैं ही तुमसे शादी भी करूंगी। इस पर शाओ युआन जुआन से कहता है अरे मैडम तुसी हो कौन। लड़कियां बात करने लग जाती है, फालतू में इतना फेंक रही थी, इसको तो यंग मास्टर ने पहचाना तक नहीं। लड़कियां बात करने लग जाती है कितना ज्यादा एम्बेरेसिंग मूवमेंट, सब कुछ हो इसके साथ रहा है और शर्म मुझे आ रही है, कितनी ज्यादा अजीब लड़की है ये। इस पर युआन जुआन कहती है मैं तुम्हारी इतनी पुरानी दोस्त हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर रहे हो। लेकिन शाओ लिली को अपने क्लोज कर लेता है और कहता है देखो ये मेरी वाइफ है और तुम हम लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती हो और मेरी वाइफ मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रीशियस पर्सन है, तो फिर तुम हम लोगों के बीच में ना ही आओ तो ही हमारे लिए बेटर होगा। यहाँ पर लिली को भी अपने हस्बैंड की ऐसी बातें सुनकर बड़ा ज्यादा टच फील हो रहा था और नुआन भी ऑडियंस में से उनको चेयर कर रही थी। और सभी लोग युआन जुआन से कहते हैं देखो तुमने सब कुछ सुन लिया, तुम्हारी बेइज्जती भी हो गई तो फिर निकल जाओ यहाँ से क्योंकि तुम्हारी वजह से सब कुछ बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग हो रहा है। युआन जुआन भी अपनी शक्ल छुपा के भागती है, आफ्टर ऑल इतनी ज्यादा और माइनस तो करवा लिया उसने। लिली को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि फाइनली शाओ ने उसका सपोर्ट करा। नेक्स्ट हम देखते हैं लिली और शाओ अपने रूम में थे। शाओ लिली के पैर में मसाज कर रहा था और वो से पूछती है आज तुम कॉलेज मेरी वजह से आए थे ना और तुमने सबके सामने हमारा रिलेशनशिप भी पब्लिक कर दिया। और वो कहती है मुझे लगता है कि युआन जुआन तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर मैच है, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। मैं तो बस ऐसी आती जाती लड़की हूँ, उससे शादी कर लोगे तो फिर तुम्हारी कंपनी के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इस पर शाओ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बीच रास्ते में इस तरीके से छोड़ दूंगा। देखो मुझे अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए किसी और के सपोर्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो उसको बिल्कुल मेक श्योर करवाता है कि उसे बिल्कुल भी अब यहाँ पर इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है और वो भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी उसकी बातें सुनकर। अगले सीन में हम देखते हैं शाओ लिली का उसके कॉलेज के बाहर ही वेट कर रहा था और उसका असिस्टेंट सोच रहा था कि आज तक इन्होंने किसी का वेट नहीं किया, अपनी वाइफ का देखो कितना मन लगाकर वेट कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जब लिली आ रही थी तभी उसका सीनियर उसको रोक लेता है। लिली उसको देखकर कहती है सीनियर यांग आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, बहुत टाइम हो गया आपको देखा भी नहीं। तो वो कहता है कि तुम इस यूनिवर्सिटी में आ गई, मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा। लिली कहती है हाँ मेरे पूरे गाँव में मैं पहली लड़की हूँ जिसने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, बहुत ज्यादा प्राउडफुल बात है। असिस्टेंट ये सारी सिचुएशन का फायदा उठाता है और शाओ को टीज करने लग जाता है, देखो सर आपकी वाइफ के साथ कोई और फ्लर्ट कर रहा है। शाओ का भी खून खोल रहा था लिली के साथ किसी और लड़के को देखते हुए। शाओ फिर अपने असिस्टेंट से कहता है अपना मुंह बंदी रखा करो तुम। और फिर शाओ लिली के पास जाके खड़ा हो जाता है। यहाँ पर यांग शाओ से पूछता है तुम कौन हो। तभी तो लड़कियां पास में आती है और यहाँ पर वो शाओ को देखकर बात करने लग जाती है, ये इंसान तो बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रहा है। अच्छा हाँ ये तो चिन शाओ है, बीजिंग का सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन। यांग यहाँ पर चिन शाओ को सुनकर एकदम से वो जा रहा था उसको रोक लेता है और कहता है कि अगर तुम चिन शाओ भी हो तो भी तुम किसी रैंडम लड़की को कॉलेज से उठाकर ऐसे नहीं ले जा सकते, ये इलीगल है। लिली एक बहुत ज्यादा सिंपल लड़की है, तुम जैसे अमीर लोग इसका फायदा उठाओगे, तुम इसको ऐसे नहीं लेके जाओ। इस पर शाओ यांग से कहते तुम इसको
उसको ठीक से जानते भी हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। लिली सोचती है कि अब तो बड़ी वाली प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली है। और यंग कहता है मैं और लिली साथ में ग्रो हुए हैं, इसके अलावा ये मेरी गर्लफ्रेंड भी। और यहाँ पर तो लिली की शक्ल पे 12 बज गए थे कि ये क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। और फिर लिली यहाँ पर यंग को डांट भी देती है और कहती तुम क्या बोल रहे हो। और वो शॉ से कह रही थी ऐसा कुछ भी नहीं है। यंग लिली से कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। और वो उसको अपने साथ ले जाने वाला था, लेकिन शॉ उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मैं तुम्हें बता दूं कि ये लिली ना मेरी वाइफ है। यहाँ पर यंग तो शॉक में था और लिली उसको बताती है कि हाँ यंग मेरी शादी हो गई है मिस्टर चिन के साथ में, मैं तुम्हें इनसे मिलवाना ही तुम्हें भूल गई। यंग को तो बहुत बड़ा शौक लगा था। शॉ यहाँ पर लिली का हाथ पकड़ता है और कहता है मेरी वाइफ से दूर रहना। और फिर वो लिली को लेकर चला गया था। यंग को ये सब कुछ देखकर बुरा लग रहा था। हम देखते हैं गुस्से से शॉ घर आ जाता है और वो तुरंत ही अपने रूम में चला गया था। लिली असिस्टेंट से पूछती है कि इन्हें क्या हो गया। फिर असिस्टेंट कहता है मैम आपको अभी तक पता नहीं चला, आपके पति बहुत ज्यादा मूडी है, उनका मूड कभी भी खराब हो जाता है। वो आपको आपके सीनियर के साथ में देखकर बहुत ज्यादा जल भुन गए हैं, तो फिर आप ही संभालो अपने पति को। लिली सोचती है कि इतना जेलस हो गया। लिली अपने असिस्टेंट से बोलती है कि तुम ही कुछ करो, तो फिर वो अपने हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि ये मुझे अफ्रीका ना भेज दे, आप ही अपने पति को संभाल लो। और फिर असिस्टेंट यहाँ पर लिली को शॉ के पास छोड़ कर आता है। लिली यहाँ पर शॉ के रूम में नॉक कर रही थी और शॉ तो गुस्से से भरा हुआ था। लिली असिस्टेंट से कहती है मुझे लगता है फिलहाल उसे अकेला ही छोड़ना ज्यादा बेटर है। जाने लगी थी लेकिन असिस्टेंट उसको रोकता है और कहता है मैम प्लीज आप उनका गुस्सा शांत करवा दो, नहीं तो वो काम में मुझे बहुत ज्यादा डांटेंगे। इसके बाद असिस्टेंट उसको फोर्स करके समहाउ शॉ के रूम में भेज ही देता है। वो रूम के अंदर उसके लिए स्नैक्स लेकर आई थी और वो कहती है कि तुम आज डिनर के लिए नहीं आए, तुम्हें भूख लग गई होगी। वो यहाँ पर चुप करके स्नैक्स खाने लग जाता है और फिर वो यहाँ पर आज के बारे में उससे बात करने लग जाती है। और वो कहती है कि मेरे सीनियर सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर वो कहता है उसका नाम लेना जरूरी था। यहाँ पर वो उससे प्यार से बात करने लग जाती है और हम देखते हैं कि वो उससे गुस्सा था और वो सिर्फ और सिर्फ उसको समझाने की कोशिश कर रही थी। फिर वो उससे कहता है चुप करके चली जाओ यहाँ से। वो भी कहती है ठीक है आपको परेशान नहीं करूंगी और चली जाती है। जैसे हम शॉ को देखते हैं, मैंने इससे बोला कि ये चली जाए और चली भी गई, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं लिली बाहर आती है और कहती है कि गुस्सा शांत खुद हो जाएगा और चली जाती है। असिस्टेंट तो अपना सर पकड़ कर खड़ा हो गया था कि अब वो क्या करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं शॉ अपने ऑफिस में था और वहाँ पर प्रेजेंटेशन चल रही थी, लेकिन उसको गुस्सा आता है और वो सभी के सभी एम्प्लॉयज को भगा देता है। फिर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने असिस्टेंट के सामने शो करने लग जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शॉ बहुत ज्यादा गुस्से में था, तभी असिस्टेंट उसके पास में आता है और वो उसको उसके स्केड्यूल के बारे में बताने लग जाता है। लेकिन वो कहता है मीटिंग कैंसिल कर दो, अभी ना हमें लिली को उसके कॉलेज से पिक करने के लिए जाना है। असिस्टेंट कहता है सर अभी बहुत टाइम है, हम मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। लेकिन शॉ कहता है जो मैंने बोल दिया सब वही होगा, मैं बॉस हूँ ना। और फिर वो आगे चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिली पढ़ रही थी कि तभी उसको शॉ का मैसेज आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो उठ जाती है। तभी नुआन नुआन उससे पूछती है कि आज तो मेरे साथ चलोगी, तो फिर वो कहती है मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे पहले घर जाना है। इस पर नुआन उसको बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती है। उसको इतना ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है और फिर वो शॉ को मैसेज करके बताती है कि मैं आज अपने क्लासमेट्स के साथ मैं डिनर पार्टी के लिए जा रही हूँ। यहाँ पर असिस्टेंट जो कि शॉ के साथ था वो कहता है सर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है उन्हें बाहर आने में, हम बाद में उनको छुट्टी के टाइम पे लेने आ जाएंगे। वो लोग डिस्कशन कर ही रहे थे कि तभी असिस्टेंट देखता है कि शॉ तो नुआन के साथ जा रही है। वो बताता है और शॉ बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो कहता पीछा करो, उसने पता नहीं क्यों नहीं मेरी बात मानी। नेक्स्ट हम लिली को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ में पार्टी में थी। ये सब लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं यंग लिली के साथ में आके बैठ जाता है और यंग उससे कह रहा था तुम पक्का शॉ से सिर्फ और सिर्फ फोर्सफुली शादी करके बैठी हो ना। शॉ भी ये सारी बातें सुन रहा था और वो याद कर रहा था कि फर्स्ट टाइम ही उसने लिली के ऊपर मैरिज अग्रीमेंट थ्रो कर दिया था और वो सोचता है कि मैं फालतू में उसके लिए फीलिंग्स लगाकर बैठा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ अग्रीमेंट की वजह से मेरे साथ शादी करके बैठी है। यहाँ पर लिली से कह रहा था कि देखो तुम उस इंसान को छोड़ दो तो मेरे साथ आ जाओ। असिस्टेंट सोच रहा था कि ये सर को क्यों मैं यहाँ पर लेकर आ गया, वो सारी बातें सुनकर और ज्यादा गुस्सा करेंगे और सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतरेगा। मैंने पहला असिस्टेंट देखा है जिसको खुद की इतनी ज्यादा फिक्र होती है। उधर यंग लिली को कह रहा था तुम खुद को ऐसे र्यून मत करो, लेकिन लिली उसके मुंह में पानी डाल देती है और कहती है क्या प्रॉब्लम है तेरी, तू बोले जा रहा है मैं सुने जा रही हूँ, तुझसे एक बार बोल दिया अपने पति के साथ खुश हूँ, चैन नहीं है तुझे बिल्कुल भी, फालतू में मेरे साथ चेप हो रहा है। और वो उसको खूब ज्यादा सुना देती है और कहती है कि अब तू गलती है तेरी। शाह को तो बड़ा ज्यादा प्राउड हो रहा था लिली पे और वो सोच रहा था हाँ यही तो मेरी वाइफ है जो कि पीछे भी मेरे से साइड ले रही है। असिस्टेंट सोचता है चलो फाइनली मैडम ने यहाँ पर ट्रम्प कार्ड शो कर दिया और मेरी जान बच गई। और लिली सबके सामने रिवील कर देती है कि शाह उसका बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखता है, उसके साथ वो काफी ज्यादा खुश है। नुआन और बाकी दोस्त लिली के लिए काफी ज्यादा क्लैपिंग करते हैं कि फाइनली उसने खुद के लिए स्टैंड लिया। इसके बाद लिली यंग से कहती है कि अब से तुम मुझसे ऐसी बातें मत करना और वो जाने लगी थी, लेकिन वो उसको रोकता है और वो उसको बैठाता है और ग्लास ऑफ जूस उठा लेता है और कहता है कि सॉरी मैंने इतना ज्यादा बोल दिया, तुम इस जूस को अपॉलॉजी के तौर पे ले लो। वो उसको मना करके जाने लग जाती है, इस पर उसको जबरदस्ती पकड़ कर वो कहता है कि तुम्हें अब ये लेना ही पड़ेगा। उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था कि तभी हम देखते हैं शॉ अपने गार्ड्स के साथ अंदर आ जाता है और यंग की पिटाई करता है। फिर वो लिली को संभालता है और लिली से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। लिली तो काफी ज्यादा एम्बेरस हो गई थी शॉ को यहाँ पर देखकर। शॉ लिली को संभाल लेता है और यंग
तो अपने घुटनों पे आ गया था और फिर वो शाओ से माफी मांगने लग जाता है और कहता है कि प्लीज आप मुझे इग्नोर कर दो, मैं तो एक नादान बालक हूँ जिससे ये गलतियाँ होती रहती हैं। आप जैसे बड़े लोग हम छोटे लोगों को तो ऐसे माफ कर ही सकते हो। लेकिन शाओ तो यांग की टांग तुड़वा देता है और कहता है कि अब से ना किसी और की वाइफ को छेड़ने से पहले 10 बार सोच लेना। वो भी कहता है कि प्लीज आप मेरा करियर बख्श दो, मुझे अपने गांव में एक बड़ा आदमी बनना है, प्लीज मैं आपकी वाइफ की तरफ क्या किसी की वाइफ की तरफ नहीं देखूंगा। वो लिली से कहता है हम दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ है, तुम तो मेरा सपोर्ट कर सकती हो। उस पर लिली कहती है जो तुमने करा है ना उसके बाद तुम किसी का सपोर्ट डिजर्व नहीं करते। फिर शाओ के गार्ड्स आते हैं और वो यांग को उठाकर ले जाते हैं। लिली के बाकी क्लासमेट लिली का इतना अच्छा पति देखकर काफी ज्यादा खुश थे और वो लोग उसको शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं। और शाओ यहाँ पर कहता है कि मेरी वाइफ के फ्रेंड्स को ट्रीट कर दो। इस पर असिस्टेंट सबको कार्ड देता है और कहता है कि ये सब आप लोगों के लिए। ये लोग तो ये सारा जेस्चर देखकर बड़े ज्यादा खुश हो गए थे। एंड हम देखते हैं लिली की तबीयत खराब होने लग जाती है और शाओ से कहता है तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है डिजी फील हो रहा है। फिर वो बेहोश सी हो जाती है। नुआन जूस चेक करती है और बताती है कि पक्का यांग ने इसमें कुछ मिलाया होगा। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर शाओ लिली को घर पर लेकर आ गया था। वहाँ पे डॉक्टर भी पहुंच गए थे। लिली कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा हॉट फील हो रहा है। यहाँ पर डॉक्टर से शाओ कहता है कि जल्दी से इसके साथ कुछ करोगी, कैसे ठीक होगी। डॉक्टर कहते हैं कि ये ड्रग मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और इसका एंटीडोट सिर्फ और सिर्फ आप दोनों का फिजिकल होना ही होगा। शाओ कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये प्रेग्नेंट है। तो फिर डॉक्टर कहता है कि 3 मंथ्स हो चुके हैं तो फिर आप ऐसा कर सकते हो। इस पर शाओ उन लोगों को बाहर निकालता है और वो लोग भी चुपचाप चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं शाओ और लिली एक दूसरे के साथ क्लोज आ गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं लिली उठती है और उसके दिमाग में तो कल रात का रिवाइंड आ रहा था। फिर शाओ नहाकर आता है और वो उसको देखकर गले लगा लेती है। उससे पूछता है तुम परेशान क्यों हो। तो फिर वो कहती है कि मैं लोगों को मिसजज कर लेती हूँ, मुझे माफ कर दो। तो फिर वो उसको संभालता है और कहता है देखो तुम खुद के बारे में इतना खराब मत सोचो। वो कहती है कि हाँ मैं समझ गई, आगे से मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी। अगले दिन हम देखते हैं लिली जब कॉलेज जाती है तो फिर उसकी क्लासमेट्स उसको बड़ा ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर रही थी। अभी युआन शुआन आती है और वो तो अभी भी अपने उसी पुराने एटीट्यूड में थी। पता हो कुछ लोगों का एटीट्यूड तो हमेशा ही आसमान छूता है। वो अपने पर्स को फ्लॉन्ट कर रही थी। इस पर और क्लासमेट भी अपना पर्स दिखा देती है और नुआन बताती है असल में लिली के हस्बैंड ने हमारे ऊपर परोपकार करा है तभी हम ये खरीद पाए हैं। तुम्हारे जैसे बैग हर किसी के पास में है क्लास में, तो फिर ज्यादा फ्लॉन्ट करने की जरूरत नहीं है हम लोगों के आगे। युआन शुआन को गुस्सा आता है और वो अपना पर्स लेकर यहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर युआन शुआन अपने डैड के पास गई थी और वो कंप्लेन करने लग जाती है कि उसके कॉलेज में उसको पब्लिकली ह्यूमिलिएट करा जा रहा है। आपने तो कहा था कि आप मेरी शाओ से शादी करवा दोगे जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, लेकिन वो तो पहले ही शादी करके बैठ गया। हमें पता चलता है कि युआन शुआन उनकी अडॉप्टेड डॉटर है। इस पर वो उससे कहता है कि देखो तुम मेरी अडॉप्टेड डॉटर हो, ऑलरेडी मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर चुका हूँ, अब देखो शाओ ने शादी कर ली तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तुम किसी और को देख लो अपने लिए। युआन शुआन को गुस्सा आता है, वो मुंह फुला के चली जाती है। फिर हम देखते हैं उसके डैड अपने रियल डॉटर की पिक्चर देखने लग जाते हैं और सोचते हैं पता नहीं मेरी खोई हुई बेटी कब मुझे मिलेगी। हमें पता चलता है वो लिली थी और लिली के पेरेंट्स ने उसको अडॉप्ट करा था। तभी असिस्टेंट आता है और वो बताता है कि हमें आपकी डॉटर के बारे में कुछ अपडेट मिला है। इस पर वो कहता है जल्दी से कार्ड निकालो, मुझे उसके पास जाना है। अगले सीन में हम लिली को देखते हैं जो कि ग्रेव यार्ड में थी और वो अपने पेरेंट्स की ग्रेव पर फ्लावर्स रखकर उनको रिस्पेक्ट शो करती है और वो कहती है कि मैं आप लोगों को मिलने के लिए आई हूँ और अपनी लाइफ का पूरा अपडेट अपने पेरेंट्स को देती है। हम देखते हैं कि लिली के रियल डैड उसको ढूंढने के लिए पहुंच गए थे और असिस्टेंट बताता है कि आपकी डॉटर को यहीं पे देखा गया था। इस पर वो अपने असिस्टेंट से कहता है मेरी बेटी को ढूंढते रहो, किसी भी हाल में मुझे अपनी बेटी को ढूंढना ही है। लेकिन तभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है। हम देखते हैं लिली वहीं पर मौजूद थी और वो नोटिस करती है कि यहाँ पर एक ओल्ड मैन की तबीयत खराब हो गई है। वो उनको देखने के लिए आगे बढ़ती है। यहाँ पर एक वर्कर उसको रोकता है लेकिन लिली कहती है कि ये बहुत ज्यादा इंटेंस सिचुएशन है और मुझे सीपीआर देना आता है। हम देखते हैं वो उनको सीपीआर दे रही थी और उसके डैड उसको देख रहे होते हैं। वो उनको फाइनली लाइफ में लेकर आती है और कहती है अब इनको हॉस्पिटल ले जाओ। तभी हम देखते हैं तब तक वहाँ पर शाओ भी आ गया था और लिली के डैड अपनी कार में बैठ गए थे। शाओ से पूछता है क्या हो गया, तो लिली बताती है एक ओल्ड मैन थे, उनको फर्स्ट एड दिया, बस वो अपनी जान खोने वाले थे। यहाँ पर शाओ उसको बताता है कि ये बीजिंग की काफी ज्यादा वेल नोन पर्सनैलिटी है और युआन शुआन उन्हीं की तो डॉटर है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिस्टर ली अपने होश में आते हैं और उनका असिस्टेंट कहता है मिस्टर ली आप फाइनली अपने होश में आ गए। डॉक्टर ने कहा कि आपको बहुत ज्यादा इंटेंस सिचुएशन में रेस्क्यू किया गया, अगर वो सीपीआर ना मिलता तो फिर आप ना बच पाते। यहाँ पर वो लिली को याद करते और अपने असिस्टेंट से कहते हैं जिस लड़की ने वो सीपीआर दिया उसको ढूंढो, मुझे बहुत ज्यादा फीलिंग आ रही है कि वही मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है। असिस्टेंट भी उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट हम लिली और शाओ को देखते हैं जो कि लिली के चेकअप के लिए आए थे। यहाँ पे नर्स आती है और कहती है उसको अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है। शाओ उसके साथ आ रहा था तो नर्स कह रही सर आप यहीं पे रुकोगे। इस पर वो थोड़ा एम्बेरस हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर लिली का अल्ट्रासाउंड हो रहा था और डॉक्टर्स को बताते हैं चाइल्ड की कंडीशन अच्छी है। ये जानकर लिली खुश थी। फिर लिली जब
बाहर आ रही थी तभी उसको मिस्टर ली मिल जाते हैं और वो उससे कहते हैं तो मेरी डॉटर है और लिली को तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। तभी शाओ आता है और मिस्टर ली को लिली से दूर करता है और कहता है आप मेरी वाइफ के साथ क्या कर रहे हो। और इन लोगों के बीच में बहस होने लग जाती है। मिस्टर ली कह रहे थे ये मेरी डॉटर है और शाओ कह रहा था फालतू में उसके ऊपर हक मत जमाओ। लिली के तो सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा था और हम देखते हैं उनके बीच में आर्ग्यूमेंट होती है और फिर शाओ लिली को अपने साथ ले जाता है और जाते हुए बोल रहा था उमर के साथ सटिया गया है, बुड्ढा कुछ ही बोल रहा है। हम देखते हैं कि पीछे से मिस्टर ली के हाथ में लिली के हेयर स्टैंड आ गया था, वो अपने असिस्टेंट को ही देता है और कहता है इसको डीएनए टेस्ट के लिए लेकर जाओ। फिर हम देखते हैं हॉस्पिटल में युआन शुआन भी थी, वो अपने डैड के पास में आती है और कहती है डैड आप कैसे हो। फिर वो कहता है मैं ठीक हूँ और तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी सिस्टर को ढूंढ लिया। ये जानकर वो खुश तो नहीं थी लेकिन खुश होने की एक्टिंग तो करनी पड़ती है ना। और फिर यहाँ पर वो अपने ब्लॉकेट में लिली की फोटो दिखाते हैं और युआन शुआन के सर पे से तो एकदम से जमीन खिसक गई थी, I mean, पैरों के नीचे से। अगले सीन में हम लिली को नुआन नुआन के साथ में देखते हैं, वो उसको बाय करके चली जाती है। फिर युआन शुआन लिली के पास में आती है और उसको उसका लैकेट देती है और कहती है तुम्हारे रियल पेरेंट्स के बारे में मुझे पता है। यहाँ पर अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के बारे में सोचती है जो कि उससे कह रहे थे कि हमने तुम्हें अडॉप्ट किया है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा टच थी। उधर युआन शुआन लिली को एक सुनसान जगह पर लेकर आ गई थी और वो शाओ को मैसेज कर रही थी, तभी युआन शुआन उसको बेहोश कर देती है। उधर हम शाओ को देखते हैं जो कि कॉलेज के बाहर लिली का वेट कर रहा था, तभी उसको उसका मैसेज दिखता है। उसको कॉल ट्राई करने की कोशिश करता है लेकिन उसका नंबर लग ही नहीं रहा था। उसको मिस्टर ली का ख्याल आता है और फिर वो उनके घर पे चला गया था। वो हर जगह लिली को ढूंढ रहा होता है और फिर वो मिस्टर ली की कॉलर पकड़ लेता है और कहता है मेरी वाइफ कहाँ है। इसी बीच उनका असिस्टेंट डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आ गया था और उससे प्रूफ हो रहा था कि लिली ही मिस्टर ली की बेटी है। और ये लोग सोच में पड़ जाते हैं आखिरकार कहाँ होगी लिली और उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उधर हम युआन शुआन को देखते हैं जिसने लिली को किडनैप कर रखा था और यहाँ पे युआन शुआन कह रही थी कि तुमने पहले मुझसे मेरा फियांसे छूना और मेरे डैड को भी छीनना चाहती है। और लिली को भी पूरी की पूरी सिचुएशन समझ में आती है। लिली उससे कहती है कि देखो ये बेवकूफी बड़े डिसीजन बिल्कुल भी मत लो। लेकिन हम देखते हैं कि युआन शुआन ने तो गुंडों को बुला रखा था जो लिली के साथ में गलत कर, लेकिन तब तक शाओ और मिस्टर ली आ जाते हैं लिली को रेस्क्यू करने के लिए। गार्ड्स यहाँ पर सब लोगों को हैंडल करते हैं। मिस्टर ली युआन शुआन को एक थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें पाला पोसा इस दिन के लिए। उधर शाओ ने लिली को रेस्क्यू करके हक कर लिया था। युआन शुआन और मिस्टर ली के बीच में बहुत ज्यादा बहस होती है। युआन शुआन कहती है ये लड़की बस मेरा हक मारना चाहती है, लेकिन मिस्टर ली अपने गार्ड से युआन शुआन को पकड़वाते हैं और कहता है कि इसको आप कभी मेरे सामने बताने देना। फिर हम देखते हैं मिस्टर ली अपनी डॉटर को इतने सालों बाद देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। इसके बाद मिस्टर ली शाओ को डांटते और कहता है कि मेरी बेटी के सामने मुझसे इतने ज्यादा बदतमीजी से बात की थी तुमने। और फिर वो लिली को अपने साथ अपने घर ले आए थे। वो यहाँ पर उससे बात कर रहे थे और वो कह रहे थे मुझे शाओ बिल्कुल नहीं पसंद। अभी वो लोग टीवी पे न्यूज देखने लग जाते हैं और यहाँ पर तो शाओ ने बहुत सारे मीडिया वालों को बुला लिया था और वो उनके सामने लिली के लिए अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर रहा था और कह रहा था कि आज वो अपने इन लॉज के घर पे जाएगा और अपनी वाइफ को वापस लेकर आएगा। अगले सीन में हम देखते हैं वो बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर लिली के डैड के घर के बाहर था, लेकिन लिली के डैड यहाँ पर बहुत बड़े माइक में बोल रहे थे कि चले जाओ, मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगा, तुम बहुत गंदे हो। यहाँ पर वो रिंग निकाल कर अपनी नीज पे था और कहता है कि आज तो मैं अपनी वाइफ को लेकर ही जाऊंगा। लिली अपने डैड से कहती है डैड क्या कर रहे हो, और फिर वो घर के बाहर आ जाती है। शाओ यहाँ पर लिली से कहता है कि बहुत बार मैंने तुम्हारे साथ बैड बिहेव करा है लेकिन अब मैं तुम्हें एकदम ट्रेजर की तरह ट्रीट करूंगा। फिर वो उसको रिंग पहना देता है और लिली भी खुश थी। सभी लोग उनके लिए क्लैप भी करते हैं एंड ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वैसे ली भी नोटिस करते हैं कि उनकी बेटी शाओ के साथ में खुश रहेगी और फिर वो शाओ से कहता है ठीक है ले जाओ तो मेरी बेटी को, लेकिन अगर बुरा ट्रीट किया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाओ कहता है कि तो फिर तो मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये सब लोग साथ में खुश होते हैं और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।